Good morning, everyone. Oh, good evening, everyone. I'm sorry. So I hope everybody who's watching this video is safe. Everyone in their family is safe. Let us start with the day one of our two-day learning program on basics of GST. So let us first understand the purpose of having this seminar. काफ़ी सारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं जहाँ पर आपको कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बताया जाता है या पर्टिकुलर क्लॉज के बारे में बताया जाता है या पर्टिकुलर रूल के बारे में बताया जाता है. बट व्हाट हैपेंस इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन इज़ कि काफ़ी सारे लोग जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, दे आर फ्रॉम से आर्ट्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड, वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है. एंड इवन तो वो बिजनेस बैकग्राउंड से दे हैव नेवर डेल्ट विथ एनी इनडायरेक्ट टैक्स. मे बी बिकॉज वो स्लैब के नीचे थे या उनका प्रोडक्ट एग्जाम था, और फॉर वॉट एवर रीजन्स उन्होंने कभी इनडायरेक्ट टैक्स का रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं. सो दे डिड नॉट डील विथ वैट. सो दे आर ऑब्वियसली नाउ डीलिंग विथ GST फॉर सम रीज़न, और उनको बहुत इश्यूज आ रहे हैं. सो देर आर टू क्वेश्चंस विच आई बेसिकली गेट. सो those two questions are, when I speak to someone about GST or somebody has a doubt, there are two questions. The first question is what is GST, like मेरे प्रोडक्ट पे कितना GST लगेगा, मुझे कितना क्रेडिट मिलेगा, वेदर ऑन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मेरे को GST लगेगा या नहीं लगेगा, और वेदर ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या मुझे GST लगेगा या नहीं लगेगा. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई GST, दैट क्यों लाया गवर्नमेंट ने GST, क्यों लाया. इसके पहले वैट था, there was service tax, there was excise, everything was there, everything was in control. People had just started actually realizing कि वैट में कैसे मेंटेन करनी है बुक्स, एंड सडनली गवर्नमेंट came up with GST. And that is why I thought that there is a need of explaining people, everyone, though whether you are from business background or not, that why there is GST. So that is why we've actually divided, or we can say that I've split the entire conversation, entire teaching in two parts. One of that is why GST, and the second is what GST. So today we will only discuss about why do we have GST, like what were the shortfalls. इसके पहले के जो टैक्सेस थे उसका शॉर्टफॉल क्या था, या यू कैन से उसमें क्या इश्यूज आ रहे थे, whether that was beneficial or whether the GST is beneficial. Today we are only going to discuss about that. So and also please keep in mind that I will not be using any sections, like section 7, section 8, section 9, time of supply. कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं यूज़ करने वाला, बिकॉज द ऑडियंस, I want to just make it very general that if you are walking tomorrow and somebody asks you what is GST, you're not blank. Okay, so let us start with the seminar. So the today's seminar is why do we have GST. I would like to explain you guys what was the situation before GST. So before GST, everybody knows that there was VAT, there was service tax, but then before VAT and service tax also, there was something that we call single point taxation. So when indirect tax was introduced first in our country, single point taxation था. सिंगल पॉइंट टैक्सेशन, व्हाट वाज सिंगल पॉइंट टैक्सेशन, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू, और उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे कि उसमें क्या डिफेक्ट्स थे या क्या ड्रॉबैक्स थे उसके. सो सिंगल पॉइंट टैक्सेशन, दिस वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम. से फॉर एग्जांपल एक कोई प्रोड्यूसर है, तभी उसने कुछ एक प्रोडक्ट बनाया, उसका जो कॉस्ट आया, प्रोड्यूसर का कॉस्ट था 50 रुपीज़. अज्यूमिंग दैट वो 50 रुपीज़ के ऊपर देर इज़ नो इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, उसने 50 रुपीज़ अपना मार्जिन जोड़ा, उसने बोला कि नहीं 50 रुपीज़ में मुझे 50 रुपये तो कमाना है, तो उसके लिए 100 रुपया हो गया उसका सेलिंग प्राइस. जब उसके ऑफिस, जो उसका फैक्ट्री है, उसके फैक्ट्री से जब बाहर निकलता है माल, तो बाहर एक्साइज ऑफिसर्स खड़े, या सिंगल पॉइंट टैक्सेशन के टाइम पे जो ऑफिसर्स थे वो लोग खड़े, उन्होंने बोला कि सर आपको 10% टैक्स देना होगा इसके ऊपर. ही वॉज लाइक ओके, मुझे तो आगे वाले से लेना है टैक्स. ही लाइक ओके चलो ठीक है. सो उसने 10 रुपीज़ टैक्स चार्ज कर लिया. फाइन, तो टोटल वैल्यू हो गई, सेल्स की टोटल वैल्यू हो गई 110 रुपीज़. अब क्या हुआ, सो इन दिस सिचुएशन, इन दिस फर्स्ट लाइन, इन दिस फर्स्ट व्हाट यू कॉल द लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट को 10 रुपीज़ का टैक्स आ गया. व्हाट हैपेंड देन इज होलसेलर के पास गया. अब होलसेलर के पास कॉस्ट था 110 रुपया, 110 रुपीज़ वॉज इज कॉस्ट. करंट सिचुएशन में एवरीबडी इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, उनको पता है कि करंट सिचुएशन में वी गेट द credit of this 10 rupees which is paid, but earlier this was not the case. पहले क्या होता था,
कि जो होल सेलर है, होल सेलर का पूरा कॉस्ट होता था 110, उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। 10 रुपीज़ वॉज जो पहले भरा है उसका क्रेडिट हमको नहीं मिलता था। सो अभी यहाँ पे होल सेलर ने 50 रुपीज़ अपना ऐड कर दिया, तो कॉस्ट उसके लिए सेल प्राइस हो गया 160, उसने 16 रुपीज़ टैक्स चार्ज कर लिया, तो 176 हो गया। तो यहाँ पर इफ़ यू सी, होल सेलर ने 16 रुपीज़ भर दिया ऑन दिस स्टेज, एंड सिमिलर प्रोडक्ट पे, यही प्रोडक्ट पे पहले प्रोड्यूसर ने 10 रुपया भर दिया है ऑलरेडी। मतलब अब कितना भर दिया, एज ऑन डेट वी गिवन ऑन द सेम प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट पे जिसके ऊपर हमने 2 बार वैल्यू एडिशन किया 50-50 का, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी 26 रुपीज़ GST भर दिया। आई एम सॉरी, जो सिंगल पॉइंट टैक्स था वो टाइम पे, वो टैक्स हमने ऑलरेडी भर दिया। अब रिटेलर के पास आता है, रिटेलर का कॉस्ट अगेन 176 हो गया, उसने 50 रुपीज़ अपना जोड़ दिया और उसके ऊपर उसने 10% टैक्स लगाया, तो टोटल जो कॉस्ट हो गई ये कंज्यूमर के पास गया। अब जो कंज्यूमर के पास जब वो गुड्स आता है, सो हुएवर इज़ द पर्सन हु सेलिंग इट टू द कंज्यूमर, से कंज्यूमर एंड कंज्यूमर था, उसे सेकंड पार्टी को सेल किया। अगेन इन दिस सिचुएशन व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पे 10% टैक्स लगेगा जिसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है, दिस द लास्ट लेग विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज, से व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर, सो से कंज्यूमर के का बेसिक कॉस्ट इज 248, उसके बाद 50 रुपीज़ रिटेलर ने अपना मार्जिन जोड़ दिया, तो यहाँ पर 78 रुपीज़ इज़ द टोटल टैक्स विच इज़ गॉन टू द गवर्नमेंट। अब ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग क्या सोच रहे थे, ठीक है गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स जा रहा था, बट ईयर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है। बेसिक कॉस्ट पे तो आज भी हम टैक्स भर रहे हैं, बट टैक्स पे टैक्स हो रहा था वो टाइम पे। आपने यहाँ पे 10 रुपीज़ टैक्स भर दिया, वो आपके यहाँ पर कॉस्ट में आ गया, और यही कॉस्ट व्हाट हैपेंड देन अगेन इन कॉस्टिंग में, ये कॉस्ट के ऊपर आ गया 10 रुपये, मतलब ये 10 रुपये के ऊपर भी 10%, मतलब 1 रुपया टैक्स लग चुका है इसके ऊपर, विच इज़ अगेन रॉन्ग। सो आई हैव लिस्टेड डाउन द बेसिक ड्रॉबैक्स, ऑब्वियसली काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे, वन ऑफ दैट वॉज कास्केडिंग इफेक्ट। सेकेंड इज नो चेन मैनेजमेंट या टैक्स रिव्यू सिस्टम। इसका मतलब क्या था कि समझो जब प्रोड्यूसर के पास माल आया, जो समझो प्रोड्यूसर के पास माल ऑब्वियसली जो भी रेट में आया, वेदर इसने ये 10 रुपया गवर्नमेंट को भरा है या नहीं भरा है, उसका कोई ट्रैकिंग नहीं था वो टाइम पे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ़ एनी बडी हैज़ डेल्ट इन वैट, या जो GST में ऑलरेडी डील कर रहा है, उनको पता है दैट इफ़ यू वांट टू टेक क्रेडिट ऑफ दिस टैक्स, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके जिसके पास से आपने माल लिया है, जो आपका वेंडर है, उन्होंने टैक्स भर दिया है। पहले क्या था, ये सिस्टम था ही नहीं। सो द वेदर द प्रोड्यूसर हैज़ पेड द टैक्स और नॉट, पता नहीं था। सिमिलरली होलसेलर, रिटेलर, और जब कस्टमर के पास आता था, और द लास्ट लेग, इस सिर्फ ये लेग पे ना मोस्ट ऑफ द टाइम टैक्सेस भरा आता था, ये सारा टैक्स भरते ही नहीं थे कोई भी। सो देर वॉज नो चेन मैनेजमेंट, एंड इससे क्या हो रहा था, इंक्रीज इन कॉस्ट। ऑब्वियसली टैक्स पे टैक्स लग रहा है, यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो गया। आई विल शो यू हाउ द कॉस्ट हैज इंक्रीज इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एंड देर वॉज लॉस ऑफ रेवेन्यू। वाई लॉस ऑफ रेवेन्यू? अब a lot of people who are watching this video will have a very simple question के रेवेन्यू का लॉस क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट को तो भाई ज़्यादा टैक्स आ रहा है, तो रेवेन्यू का लॉस कैसे हो सकता है? आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि क्या होता था यहाँ पे, मैंने अब जस्ट बताया सेकेंड पॉइंट में कि टैक्स रिव्यू सिस्टम नहीं था पहले, तो टैक्स कलेक्ट तो हो जाता था, गवर्नमेंट तक पहुँचता नहीं था। सो दैट वॉज द प्रॉब्लम इन द सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम। एंड देन व्हाट हैपेंड, सेकेंड जो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें रियलाइज हुई दैट यू नो दिस इज इंक्रीजिंग द टैक्सेस, सो देन गवर्नमेंट थॉट दैट फाइन, we'll come up with a new system, and that new system was called VAT. VAT is basically value added tax. इसका मतलब क्या होता है कि समझो आपकी 50 रुपये की चीज़ है, आपने उसके ऊपर अगर 50 रुपये ऐड किए, तो आपको ओनली जो वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर टैक्स भरना है। यू विल अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड ऑल्सो हाउ इट रिड्यूसेस द कॉस्ट फॉर द एंड कंज्यूमर। ओके, से व्हेन द प्रोड्यूसर बाय समथिंग फ्रॉम समवन, ओके, सो द प्रोड्यूसर बॉट समथिंग फ्रॉम समवन, वो पर्सन का बेसिक कॉस्ट इतना था, उसके लिए मार्जिन इतना था, सेल प्राइस इतना हो गया, 10 रुपीज़ वॉज द टैक्सेस, क्रेडिट ऑफ टैक्स। ऑब्वियसली व्हेन यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर इज़ नो क्रेडिट। ओके, तो जो भी आपने सेल्स किया, जो भी आपने सेल किया, उसके ऊपर जितना भी टैक्स था वो आपने भर दिया, फाइन। नाउ व्हेन इट कम्स टू द सेकेंड लेग में क्या हो रहा है, here the basic cost is only 100,
ऑन द कॉन्ट्रारी व्हाट वाज हैपनिंग इन द अर्लियर सेक्शन वाज कि जो सेकंड लेग था बी, हुएवर द पर्सन इज, उसके लिए कॉस्ट क्या था 110, बिकॉज उसको यहाँ पर 10 रुपीज़ का कॉस्टिंग जो हो रहा था, टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल रहा था। अब क्या होता है वैट में, क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम में, आपने जो पहले आपके सेलर ने, वेंडर ने जिसने टैक्स भर दिया है ना, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। सो ये आपका, सो दिस इज़ नॉट एडेड इन योर कॉस्ट। तो क्या होता है, मेरा कॉस्ट क्या हो गया 100, मैंने 50 रुपये इसके ऊपर मेरा मार्जिन ऐड कर दिया, सेल प्राइस हो गया 150, 150 के ऊपर मैंने 10% टैक्स लगा दिया, 15 रुपया टैक्स। नाउ आई हैव कलेक्टेड, से फॉर एग्जाम्पल आई नीरज जैन, आई एम सेलिंग समथिंग टू यू, मैंने 150 का प्रोडक्ट आपको बेचा, आपके पास से 15 रुपये मैंने टैक्स ले लिया, तो मैंने आपसे टोटल 165 रुपीज़ ले लिया। तो 150 तो चलो मेरा सेल का हो गया, तो मैंने साइड में रख दिया। बट आपसे जो मैंने 15 रुपया लिया है वो मुझे पूरा 15 गवर्नमेंट को नहीं देना है। वाई? बिकॉज आई हैव 10 रुपीज़ क्रेडिट। मैंने पहले जिस पर्सन से मैंने प्रोडक्ट खरीदा था उसको भी मैंने 10 रुपया टैक्स दिया है, तो वो 10 रुपया मेरे क्रेडिट में जमा हो जाता है। ओके, आई गेस। सो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सो से फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड अंकित। ओके, अंकित से मैंने माल ले लिया और उसको मैंने 110 रुपीज़ दिया। 100 रुपीज़ मैंने प्रोडक्ट के अगेंस्ट दिया और 10 रुपीज़ मैंने टैक्स के अगेंस्ट दिया। सो आई पेड हाउ मच, 110। तो मैंने जो 10 रुपया पहले भरा है वो मेरे क्रेडिट लेजर में जमा हो जाता है। दैट इट इज़ काइंड ऑफ एन एडवांस, बिकॉज आई एम नॉट एन एंड कस्टमर, तो मेरे लिए इनपुट हो गया वो कि मेरे पास पड़ा है वो। वॉट विल हैपन नेक्स्ट इज, जब मैं आपसे 15 रुपया ले रहा हूँ तो जो 10 रुपीज़ मैंने ऑलरेडी भर दिया वो सेटअप हो जाएगा, एंड नाउ आई विल ओनली पे 5। सो यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि आपका ये स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड हुआ है 50। तो इसके लिए आपने 50 रुपीज़ का 10%, दैट इज़ 5 रुपीज़ आपने टैक्स भरा। थर्ड लेग में अगेन देर इज़ 50, तो आपने उसका भी 10% भर दिया, बिकॉज फॉर दिस पर्सन सी, फॉर दिस पर्सन सी, जब सी ने बी से माल लिया तब क्या हुआ, सी ने कितना पैसा दिया होगा बी को 165, 150 रुपया, 150 रुपीज़ अगेंस्ट द प्रोडक्ट, 15 रुपया, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, सी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, एंड व्हेन सी सेल्स इट टू डी 200 रुपये में, तो ऑब्वियसली सी को 20 रुपये भरना आएगा, बट पहले 15 रुपये भर चुका है वो, तो नाउ ऑल्सो ही विल ऑल्सो पे 5 रुपीज़। सो इफ़ यू सी इन द सेम ट्रांजैक्शन हियर द टैक्स इज़ 25 रुपीज़ और यहाँ पे टैक्स आ रहा था 78। मतलब जो 53 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो सीधा सीधा आपके कॉस्ट में कम हो गया। मतलब अगर कोई कस्टमर है, पहले जो कस्टमर को एक चीज़ 378 रुपीज़ में मिल रही होगी एग्जाम्पल, तो आज उसको 325 में मिलेगी, बिकॉज वो 53 रुपीज़ का जो गैप था दैट वाज बिकॉज टैक्स पे टैक्स लग रहा था, टैक्स पे टैक्स लग रहा था। अब टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, जो आपने पहले जो 10 रुपये टैक्स के भरे थे वो क्रेडिट में जमा हो गए आपके, अब वो क्रेडिट में तो जमा हो गए और उसके ऊपर वापस टैक्स नहीं लगा। सिर्फ आपके बेसिक जो आपका वैल्यू है, जो आपका बेसिक कॉस्ट प्लस आपका मार्जिन है, सिर्फ उसके ऊपर टैक्स लगता है। बट नाउ ओके, सो अब क्या लगता है, सो जो पहले का जो इशू था, जो कॉस्ट बढ़ रही थी हमारी, वो तो इशू चला गया इसके अंदर। बट इस ये सिस्टम के भी थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे, थोड़े बहुत लिमिटेशंस थे। क्या लिमिटेशंस थे? अब जब प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ बनाता है ना, तब उसके ऊपर लगता है एक्साइज। तो एक्साइज का जो पोर्शन होता है, एक्साइज का पोर्शन का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता था। अगेन से मैंने एक बॉटल बनाई, सो मेरा फैक्ट्री है, मैंने कहीं से प्लास्टिक खरीदा और मैंने बॉटल बना दी। तो जब वो बॉटल बनती है, एक फिक्स प्रोडक्ट बनता है, तब गवर्नमेंट हमसे एक्साइज मांगती है। तो मैंने समझो 100 रुपीज़ की वो बॉटल है, उसके ऊपर 10 रुपीज़ अगर मैंने एक्साइज भर दिया है, और अगर फिर मैं किसी को भी बेचता हूँ तो वो जो 10 रुपीज़ जो मैंने एक्साइज भरा ना, उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलता था। वैट का क्रेडिट वैट के अगेंस्ट मिलता था, एक्साइज का क्रेडिट किसी के अगेंस्ट नहीं मिलता था। एंड सिमिलरली यही सिचुएशन था सर्विस टैक्स के लिए। से फॉर एग्जांपल, आपने जब आपकी बॉटल्स बना रहे हो तब आपने कोई आर्किटेक्ट को हायर किया होगा, आपने एक सीए को हायर किया होगा, आपने कंसल्टेंट को हायर किया होगा। अब वो लोग जब आपको बिल देते तब सर्विस टैक्स लगा के देते, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता था, तो ये आपके कॉस्ट में ऐड हो जाता था। सॉरी, तो गवर्नमेंट, तो सो इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल you will understand that what were the other limitations. Okay, so one of the limitations was in the VAT module,
कि जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते थे, इंटर स्टेट सप्लाई, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई। समझो कि महाराष्ट्र का प्रोडक्ट है, से आई एम इन महाराष्ट्र एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ इन सूरत। मुझे सूरत से उनका कॉल आता है कि मुझे 10 बॉटल चाहिए, जो मैं बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसकी उनको 10 पैकेट्स चाहिए से फॉर एग्जांपल। तो मैं उनको यहाँ से प्रोडक्ट वहाँ पे भेजूँगा थ्रू अ ट्रांसपोर्ट, और फिर मैं उनको टैक्स लगाऊंगा। अब पहले क्या होता था, वैल्यू एडेड टैक्स जब सिस्टम चलता था, जीएसटी के जस्ट पहले जो सिस्टम हम यूज़ करते थे, अगर आपको इंटर स्टेट प्रोडक्ट आ रहा है ना तो आपको उसको क्रेडिट लेने नहीं मिलता था। अगेन से आई चार्ज 100 रुपीज़ टू दैट पर्सन और उसके ऊपर मैंने 10 रुपये टैक्स लगा दिया। तो महाराष्ट्र से माल गया गुजरात, उसने भी मुझे 110 रुपीज़ दिया, बट उसके लिए कॉस्ट 110 हो गया। क्यों? क्योंकि जब इंटर स्टेट हम माल बेचते थे तो जो भी टैक्स लगता था वैट के फॉर्म में, दैट वाज सीएसटी, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स था, वो क्रेडिट नहीं मिलता था, तो वो भी आपकी कॉस्ट ऐड हो गई। एक्साइज तो ऐड हो ही रहा था, सर्विस टैक्स भी ऐड हो रहा था, और अब वैट के ही मॉडल में अगर आप महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बेच रहे हो तो आप क्रेडिट ले सकते हो, बट अगर आप महाराष्ट्र से गुजरात भेज रहे हो तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते। दैट वाज अनदर ड्रॉबैक। और जो थर्ड ड्रॉबैक है एक्साइज वाला, वो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, दैट एक्साइज, जस्ट बिकॉज एक्साइज था वो टाइम पे, तो क्या होता था ना कि कॉस्ट बढ़ जाता था जब हम प्रोडक्ट को अगर बना रहे हैं। और जो हुएवर इज़ द मैन्युफैक्चरर, बेसिकली मैन्युफैक्चरर क्या करता था, वो जो टैक्स लग गया है, ऑब्वियसली ही इज़ नॉट गोइंग टू बेयर द लोड ऑफ द टैक्स। वो अकेला उसका लोड नहीं उठाएगा, वो आगे लोड ये पास ऑन करेगा, और वो लोड कैसे पास ऑन करेगा, कॉस्ट में ऐड करके। सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू। से फॉर एग्जाम्पल ए है, ए ने 50 रुपीज़ में प्रोडक्ट ख़रीदा था कहीं से, उसने अपना 50 रुपीज़ में मार्जिन लगा दिया और 100 रुपीज़ उसका सेल्स प्राइस हो गया, और टैक्स इज़ 10 रुपीज़, तो 10 रुपये टैक्स लग गया है यहाँ पर। सिमिलरली 100 रुपीज़ इज़ अगेन द कॉस्ट फॉर बी, उसने 50 रुपीज़ अपना ऐड किया तो उसका सेल प्राइस हो गया 150, उसने 15 रुपया टैक्स लगा दिया। अब क्या होगा, बी को तो क्रेडिट मिल जाएगा, बिकॉज बी को 10 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली उसने जब ए को पैसा दिया था तब ही के उसने 10 रुपये टैक्स भी दिया था, तो उसने 5 रुपये भर दिया गवर्नमेंट को। नाउ से सी इज़ फ्रॉम अनदर स्टेट, दूसरे कोई स्टेट का, से फॉर एग्जाम्पल इज़ फ्रॉम गुजरात, सी इज़ फ्रॉम गुजरात, तो सी को जो ये 15 रुपये का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये जो उसने बी को जो 15 रुपीज़ दिया है, उसने टोटल 165 दिया, सेल प्राइस प्लस 15 रुपया टैक्स, दैट इज़ 165, उसने 165 रुपीज़ नहीं मिलेगा उसको, आई एम सॉरी, 15 रुपये का क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। सो हियर व्हाट हैपेंस इज, जब ये 50 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। वाई? अब अगर समझो कि क्रेडिट मिलता, सी को भी अगर क्रेडिट मिलता तो ये कॉस्ट कितना होता, 200, उसका सेल प्राइस कितना होता, 200, बट जस्ट बिकॉज उसको 15 रुपये का क्रेडिट नहीं मिला, इसके लिए कॉस्ट हो गया 215, विच मीन्स ये 15 रुपये आपका कॉस्टिंग बढ़ गया। तो आज आप समझिए कि से गुजरात इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, गुजरात का पर्सन, गुजरात में अगर एक फैक्ट्री है, अगर वहाँ का वो फैक्ट्री से कुछ भी कहीं पे भेज रहा है ऑल ओवर इंडिया से, इज सेंडिंग समथिंग टू महाराष्ट्र, तो जो चीज़ गुजरात में 100 रुपये की मिल रही है वो शायद महाराष्ट्र में 105 की मिले या 110 की मिले, बिकॉज जो टैक्स महाराष्ट्र के जो पर्सन ने गुजरात के फैक्ट्री से माल जब लाया तब उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, जो टैक्स का जो क्रेडिट था द वैट मॉडल में, जो उन्होंने CST भरी, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो भरा उन्होंने, उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। दैट वाज अ सेकंड, ऑब्वियसली एक्साइज का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो दैट वाज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ एक्साइज, से फॉर एग्जाम्पल अगर जो फर्स्ट लेग में जो मैं टैक्स भर रहा हूँ 10 रुपीज़, उसमें से 5 रुपया वैट है और 5 रुपया एक्साइज है, से अज्यूम 5 रुपया एक्साइज है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर कॉस्ट होना चाहिए था मेरा 100, अब मेरा कॉस्ट हो गया 105, 5 रुपया मेरा कॉस्ट बढ़ गया। इस दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम जो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है, ये प्रॉब्लम। सो यहाँ पर टैक्स कितना जमा हुआ, 30.5, यहाँ पर टैक्स कितना जमा हुआ, 41.5, एंड हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में टैक्स जमा हुआ था 25। सो ये लेग से ये लेग में आए तब हमारा कॉस्ट बढ़ गया 16.5,
ये सिचुएशन से ये सिचुएशन में आए तो हमारा कॉस्ट बढ़ गया 5.5। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो वैट सिस्टम में एक बेनिफिट था कि अगर आप इंटरनली विद इन महाराष्ट्र अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा, सो आपका टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। बट देन अगेन इट डिड नॉट इंक्लूड CST, इट डिड नॉट इंक्लूड एक्साइज एंड सिमिलरली बहुत सारे टैक्सेस थे। वो टाइम पे LBT था, वो टाइम पे एंट्री टैक्स था, वो टाइम पे एंटरटेनमेंट टैक्स था, सर्विस टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, CVD था, ADE था, काफ़ी सारे टैक्सेस थे और वो टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर कंपाइल होते जाते थे। सो अगेन द ड्रॉबैक्स वॉज वॉट, एक था डिफरेंट रेट्स ऑन सेम कमोडिटी। वैट जब था इन प्लेस इन इंडिया, एक एक्स प्रोडक्ट पे समझो कि महाराष्ट्र में अगर उसका 5% है तो शायद गुजरात में इट वॉज पॉसिबल कि वही सेम प्रोडक्ट का 6% टैक्स हो या 7% हो या कम भी हो सकता है, सिर्फ 4% हो। सो दैट वॉज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। एक था कास्केडिंग इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया कि एक्साइज, सर्विस टैक्स, CST जो मेजर कमोडिटीज़ मेजर टैक्सेस थे उसका कास्केडिंग इफेक्ट होता था। कास्केडिंग मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है बेसिकली। हम लोग रेडी है प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स देने के लिए, बट जो प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी टैक्स भर दिया है वो टैक्स के ऊपर मैं वापस टैक्स क्यों भरूँ? इट इज़ रिडिक्यूलस, राइट? सो गवर्नमेंट ने ये तो इशू टैकल कर लिया था वैट मॉडल में कि लोकली अगर आप माल बेच रहे हो तो जो ट्रेडिंग पे जो टैक्स लग रहा है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, तो वहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। बट व्हाट अबाउट प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के ऊपर जो मुझे टैक्स लग रहा है वो तो टैक्स मुझे अभी भी लगना है। अगेन व्हाट अबाउट सर्विस टैक्स? व्हाट अबाउट इंटरस्टेट सेल्स? अगेन व्हाट अबाउट CVD? सो काफ़ी सारे टैक्सेस। व्हाट अबाउट लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स? तो काफ़ी सारे टैक्सेस जो थे उसका कास्केडिंग इफेक्ट वो टाइम पे भी हो रहा था। और टैक्स पेमेंट रिव्यू सिस्टम है ना, रियल टाइम नहीं था वो टाइम पे। आज जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको रियलाइज़ होता होगा दैट 6 साल पुराने, 7 साल पुराने, 4 4 5 5 साल पुराने वैट के केसेस खुल रहे हैं और उसमें वो लोग बोलते हैं कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो हम पूछते हैं कि क्यों भाई मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा? तो कहते सर आपने जिससे माल लिया ना उन्होंने GST ने आप उनका वैट नहीं भरा है, या फिर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, या उन्होंने आपका वैट का जो टिन नंबर होता है उन्होंने आपका वैट का टिन नंबर गलत डाला है। फॉर एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो डज नॉट नो व्हाट इज़ अ टिन नंबर। अ टिन नंबर इज़ बेसिकली एन आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज़ गिवन टू द बिजनेस पर्सन। अगर आप वैट में अगर अप्लाई किया हो आपने पहले या GST में आज अभी हो तो आपको एक टिन नंबर मिलता है। दैट इट इज़ बेसिकली एन आइडेंटिफिकेशन नंबर कि भाई ये आइडेंटिफिकेशन नंबर से नीरज जैन इज पेइंग टैक्स और X पर्सन इज पेइंग टैक्स और Y पर्सन इज पेइंग टैक्स। सो वो टाइम पे क्या होता था कि समझो मैंने कहीं से माल लिया और मैंने उसका क्रेडिट ले लिया। अब मुझे 5 साल के बाद गवर्नमेंट का लेटर आता था कि सर आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगा और आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। तो आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, वाई, क्यों मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा? तब वो मुझे बताते हैं कि सर आपने जो 5 साल पहले जिससे आपने माल परचेस किया था उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है। अगर उन्होंने रिटर्न नहीं भरा है मतलब उन्होंने टैक्स डिपॉजिट नहीं किया वो गवर्नमेंट को, उन्होंने टैक्स नहीं दिया, उन्होंने मेरा टैक्स प्रॉफिट में डाल दिया, तो मुझे वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। और 5 साल के बाद मैं कहाँ उसे ढूंढने जाऊँ? वेयर शुड आई गो, हुम शुड आई कॉल? उसका नंबर बंद हो गया होगा शायद, वॉट एवर। एज ऑन डेट आप 6 महीने पहले भी नहीं जा सकते या किसी को पूछने कि भाई उसका ऑफिस यहाँ था। यू कैनॉट व्हाट यू कॉल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि कोई आदमी ये चीज़ प्रूव कर सके कि मैंने वहाँ से प्रोडक्ट लिया था और सर उसने टैक्स नहीं भरा है, उसका गलती, आप मेरे को भी पकड़ रहे हो। द इवेंचुअली द बॉम्ब इज़ ऑन यू, मतलब फूटेगा तो आपको वो पैसा भरना पड़ेगा। सो टैक्स रिव्यू सिस्टम जो था वो रियल टाइम नहीं था। उसकी वजह से क्या हो रहा था ना कि जो डीलर है, जो जेन्युइन डीलर है, वो लोग अपने जेब से टैक्स ज़्यादा शेल ऑफ कर रहे थे, बिकॉज जो नॉन जेन्युइन डीलर था वो लोग टैक्स भर नहीं रहे थे, उसका पूरा बर्डन जेन्युइन डीलर पे आ जाता था। दैट वाज अगेन वन इशू। सो गवर्नमेंट ने ये भी इश्यूज देखे कि चलो एक्साइज का टैक्स, एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? सो दे केम अप विद स्टेज 3। व्हाट वाज द स्टेज 3? स्टेज 3 वाज मॉडवैट एंड सैनवैट। व्हाट इज मॉडवैट? मॉडवैट ने गवर्नमेंट को काफ़ी लेट रियलाइज़ हुआ गवर्नमेंट को, बट हुआ रियलाइज दैट एक्साइज कंपोनेंट जो है इट इज़ ऑल्सो अ टैक्स। तो हम लोगों से टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों लें? लाइक राइट। बट अगेन ये सिचुएशन में एक्साइज का क्रेडिट फिर भी वैट के सामने सेट ऑफ नहीं होता था,
what is mod VAT and what is sen VAT, I'll explain you. Say for example, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मारुति सुजुकी है समझो, वो कार बनाते हैं। अब वो कार बनाते हैं बरोबर है, बट दे माइट नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग। तो से फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन्होंने टायर ए फैक्ट्री से लिया, तो ऑब्वियसली 100 रुपीज़ में उन्होंने टायर ले लिया और उसके ऊपर 10% एक्साइज लग के आया था, तो 110 रुपीज़ का उनको टायर पड़ा। मेरी वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने टायर कहीं और से लिया है, उन्होंने बॉडी कहीं और से ले ली, तो उसके ऊपर भी टैक्स लग के आएगा। उन्होंने जो कार के इंटीरियर होते हैं वो कहीं और से लिया, तो उसके ऊपर भी टैक्स लग के आएगा। और से फॉर एग्जांपल मशीन उन्होंने कहीं और से ली और तो उसके ऊपर भी टैक्स लग के आएगा। फिर उन्होंने क्या किया, तो ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया, एक्चुअली में बेसिक कॉस्ट हो गया 1000, 100 रुपीज़ हो गया एक्साइज 10% के हिसाब से, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, तो टोटल कॉस्ट हो गया 1100। एक्चुअली में तो 100 रुपये का क्रेडिट मिलना चाहिए था, बट पहले वो रूल था नहीं, तो टोटल कॉस्ट इज़ 1100 एज एक्साइज क्रेडिट वॉज नॉट अवेलेबल बैक देन। अब मेरा क्या हो गया, जो मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसका टोटल कॉस्ट हो गया 1100। अब वो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने उसको पूरा असेंबल किया, उसके ऊपर जॉब वर्क किया, ऑयलिंग किया, व्हाटएवर टेस्ट ड्राइव किया, वो कार को मशीन्स के ऊपर असेंबल किया, सब कुछ किया, उसके ऊपर असेंबली कॉस्ट लग गया 1500। एंड 1500 के मतलब 400 के ऊपर जो असेंबली कॉस्ट हो गया, मेरा मार्जिन हो गया, सब आ गया, तो मैंने 1500 रुपीज़ मेरा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। तो अब मुझे 1500 के ऊपर मेरा भी तो एक्चुअली एक मैन्युफैक्चरिंग ही हुआ, मैंने कहीं से टायर लिया, कहीं से बॉडी ली, कहीं से इंटीरियर्स लिया, कहीं से मशीन ली, वो सबको ज्वाइन करके मैंने मेरी कार बनाई, उसके ऊपर थोड़ा जॉब पेंट जॉब किया, लेबर जॉब किया, सब किया, मैं कार मैन्युफैक्चरर हो गया, क्योंकि कार को तो मैंने बनाया। अब मैंने वो कार मैन्युफैक्चरिंग कर ली, तो उसके ऊपर भी मुझे एक्साइज तो लगेगा 10%। तो 1500 का मेरा टोटल प्रोडक्शन हुआ कॉस्ट, तो और मुझे 150 रुपीज़ उसके ऊपर एक्साइज भरना पड़ा। सो ये पूरे ट्रांजैक्शन में मैंने 100 रुपीज़ टैक्स यहाँ पर भर दिया था ऑलरेडी। अगर समझो वैट वाला सिस्टम यहाँ पर भी होता तो मुझे 100 का क्रेडिट मिलता, बट यहाँ पर तो था नहीं, तो मैंने 100 रुपीज़ टैक्स यहाँ पे भरा, 150 टैक्स मैंने यहाँ पर भरा, तो टोटल टैक्स मैंने कितना भर दिया, 250। ये सिचुएशन था बिफोर मॉड वैट। गवर्नमेंट रियलाइज कि भाई अगर ऑलरेडी प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स भरा जा रहा है, तो सेम चीज़ अगर बाद में सिर्फ उसको मैन्युफैक्चर करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, बट इन दी एंड तो प्रोडक्ट्स तो हमारे वही यूज़ हुए, तो उसका क्रेडिट तो मैन्युफैक्चरर को मिलना चाहिए। सो देन दे केम अप विथ मॉड वैट। सो व्हाट वाज मॉड वैट? मॉड वैट वाज बेसिकली जो आपको ये 100 रुपीज़ था जो टैक्स, उसका आपको क्रेडिट मिलता था। सो इन दिस सिचुएशन आफ्टर मॉड वैट द टोटल कॉस्ट इज़ 1000 और आपको 100 रुपीज़ का क्रेडिट मिलता था। एक्सक्यूज मी, आपको 100 रुपीज़ का क्रेडिट मिलता था। सो इन ऊपर का सिचुएशन आपको याद है, बेसिक कॉस्ट था 1100, असेंबली कॉस्ट था 400, वहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा था 1500, यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है 1400। 100 रुपये से कॉस्ट तो आपका ऐसे ही कम हो गया। अगेन आपने एक्साइज कितना भरा, 1400 के ऊपर एक्साइज आएगा 10% के हिसाब से 140 रुपीज़। अब आपको कितना भरना है, आपको 100 रुपये का तो क्रेडिट मिल रहा है, सो व्हाट विल यू पे, यू विल पे ओनली द एडिशनल 40। जस्ट सिमिलर टू वैट, अगर आपको 100 रुपये क्रेडिट मिलता है तो आपको सिर्फ ऊपर का 40 रुपीज़ भरना है। तो यहाँ पर टोटल टैक्स कितना भरा आपने, 140, ऊपर आपने टोटल टैक्स कितना भरा था, 250। आज वो जस्ट एक स्कीम, वन बेनिफिट ऑफ क्रेडिट, एक क्रेडिट के बेनिफिट से आपका जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट 110 रुपये से कम हो गया। ओके, सो दिस इज मॉड वैट। मॉड वैट में क्या था, एक्साइज का क्रेडिट मिलता था। फिर आया सेन वैट। अब लेट अस गो डीपर इन दिस, ओके, लेट अस गो डीपर इन दिस एंड लेट अस अंडरस्टैंड के और क्या इशू था। अब तो सब दे रहा था गवर्नमेंट, वैट के ऊपर क्रेडिट दे रहा था, एक्साइज के ऊपर क्रेडिट दे रहा था, तो फिर भी जीएसटी लाने की क्या ज़रूरत थी? आई विल एक्सप्लेन यू। सी इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज के अगेंस्ट मिल रहा है और वैट का क्रेडिट वैट के अगेंस्ट मिल रहा है। अब जब ये कार है, जब ये कार मार्केट में जाएगी, तो मार्केट बेसिक जो होलसेलर होगा उसके लिए कॉस्ट क्या होगा, दिस 1400 प्लस 140। वाई?
एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज के सामने मिलेगा, बट जो पर्सन जो मैन्युफैक्चरर नहीं है वो तो बाहर बेचेगा, उसको भी एक्साइज लग रहा है, उसको 140 रुपीज़ का एक्साइज लग के आया, 1400 के ऊपर 140 का एक्साइज लग के आया। आई एम अ ट्रेडर, बट मैं तो उसका क्रेडिट ले ही नहीं पाऊंगा। और मैं उसका क्रेडिट क्यों नहीं ले पाऊंगा? बिकॉज आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर, और मुझे तो एक्साइज लग ही नहीं रहा है। अगर मुझे एक्साइज लग नहीं रहा है तो मैं एक्साइज का क्रेडिट लूँगा कैसे? और अगर आप एक्साइज का क्रेडिट नहीं ले सकते तो इट इज़ योर कॉस्ट, बिकॉज देयर वॉज नो मैकेनिज्म कि मैं रिफंड क्लेम कर सकूँ गवर्नमेंट से। नहीं, एक्साइज खाली मैन्युफैक्चरर्स को था, तो उसका क्रेडिट भी खाली मैन्युफैक्चरर्स को ही मिलेगा। एक बार आपका एंड प्रोडक्ट होलसेलर के पास या मार्केट में चला गया ट्रेडिंग करने के लिए, तो जो एक्साइज का पोर्शन है आपके फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, वो आपके कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। सो उसका एग्जाम्पल मैंने ऑब्वियसली नीचे दिया है, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर इन अ बेटर वे, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट व्हाट वाज अगेन द इशू विद दिस। नाउ अगेन इसमें एक और इशू है, इफ़ यू गाइज रियलाइज, मतलब अगर आप सिर्फ इसको रीड करेंगे तो यू विल फाइंड वन मोर इशू कि नीरज भाई, मैन्युफैक्चरिंग जब होता है तब आपको कंसल्टेंट लगता है, आर्किटेक्चर लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, इंजीनियर लगेगा, और वो लोग आपको सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे। तो सर्विस टैक्स का क्रेडिट किसके सामने मिलेगा? मॉड वैट तक सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। अगर से आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने आपको 10,000 का बिल किया, उसके ऊपर 100 रुपया GST लगा, 100 रुपया जो भी टैक्स था, सर्विस टैक्स था, मैंने आपको सर्विस टैक्स लगाया, तो आपको 100 रुपीज़ का क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो आपके लिए कॉस्ट हो गया। अगेन अगर वो मेरे लिए कॉस्ट हो गया तो कास्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो कॉस्ट आप क्या करोगे, वो कॉस्ट तो आप आपके गाड़ी के कॉस्ट में डाल दोगे कि भाई CA को इतना पैसा दिया है, वो भी गाड़ी के कॉस्ट में डाल दो। तो आपका 100 रुपया जो सर्विस टैक्स है वो भी गाड़ी के कॉस्ट में ऐड होगा, और उसके ऊपर एक्साइज लगेगा, तो वापस कास्केडिंग इफेक्ट आ गया। सो मॉड वैट में अगेन ये इशू था कि कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ सर्विस टैक्स एंड नो क्रेडिट ऑफ एक्साइज वंस द प्रोडक्ट इज आउट ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री के बाहर चला गया एक्साइज लग के, तो कोई भी पर्सन को एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, गवर्नमेंट ने फिर लाया सेनवैट। सी, यू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। पहले आया सिंगल पॉइंट टैक्सेशन, कुछ नहीं, आप जो भी अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स भरो, गवर्नमेंट को दो, बस खत्म, नो क्रेडिट, कुछ नहीं। फिर गवर्नमेंट को लगा चलो ट्रेडिंग में तो कम से कम क्रेडिट मिलना चाहिए, तो उन्होंने लाया वैट कि अगर आप लोकल ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा, आप इंटर स्टेट ट्रेड कर रहे हो, अगर महाराष्ट्र से माल गुजरात भेज रहे हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन दे रियलाइज़ के भाई एक्साइज का भी क्रेडिट मिलना चाहिए लोगों को, तो उन्होंने लाया मॉड वैट। अब सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट मिलना चाहिए, तो उन्होंने लाया सर्विस टैक्स। सिमिलरली ऑब्वियसली सर्विस टैक्स इज ऑल्सो ऑन द सेम मॉडल, बट देर इज़ वन थिंग जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया था वो टाइम पे, वो लाया था, उन्होंने लाया था सेनवैट। इफ़ यू सी द स्टेज 3, मॉडवैट लाया, मॉडवैट के बाद उन्होंने सेनवैट लाया। व्हाट वाज सेनवैट? बेसिकली जैसा एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज के अगेंस्ट मिलता है, सर्विस टैक्स का क्रेडिट सर्विस टैक्स के अगेंस्ट मिलता है, वैट का क्रेडिट वैट के अगेंस्ट मिलता है। सेनवैट में उन्होंने क्या किया था, एक और नया वॉड्यू से रिलीफ मेजर लाया था कि आप सर्विस टैक्स अगर आपने जो भरा है वो उसका क्रेडिट आप एक्साइज के सामने ले सकते हो। मतलब जो मेरे प्रीवियस एग्जांपल में जैसे मैंने बोला कि अगर मेरा CA का सर्विस है और मैंने आपको 100 रुपया टैक्स लगाया है, तो आपको जब भी कोई सर्विस टैक्स भरने को आ रहा है, जैसे आप यहाँ पर आपको एक्साइज 140 आ रहा था, तो उसके अगेंस्ट आप जो मैंने 100 रुपीज़ आपको चार्ज किया था ऑन द सर्विसेज विच आई गेव यू, वो भी आप क्रेडिट ले सकते थे। सो अगेन अभी इवन टुडे व्हेन आई टीच अ लॉट ऑफ पीपल, या मैं किसी को एक्सप्लेन करता हूँ, तो आज भी लोग पूछते हो GST लाने की क्या ज़रूरत थी? आपको वैट का क्रेडिट वैट के अगेंस्ट मिल रहा है, एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज के अगेंस्ट मिल रहा है, सर्विस टैक्स का क्रेडिट सर्विस टैक्स के अगेंस्ट मिल रहा है, और सर्विस टैक्स और एक्साइज एक दूसरे के सामने भी एडजस्टेबल है। तो फिर GST लाने की क्या ज़रूरत थी? अगेन सो आई विल एक्सप्लेन यू कि GST आने के बाद क्या बेनिफिट हुआ है। आई विल जस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ द पेज, आई होप इट्स विजिबल। सो दिस इज द सिचुएशन बिफोर GST। ओके, सिचुएशन बिफोर GST। प्रोडक्शन हुआ, समझो सर्विस, आपने सर्विस ली होगी प्रोडक्शन के लिए, समझो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन्होंने कहीं से सर्विस ली, उन्होंने कहीं से गुड्स लिए, तो 500 के ऊपर 500 रुपये का समझो बेसिक टैक्स था, बेसिक कॉस्ट था, उसके ऊपर 50 रुपये सर्विस टैक्स लग गया, 2000 के प्रोडक्ट्स थे और 200 रुपये एक्साइज लग गया। सो प्रोडक्शन होते होते 2500 रुपये का कॉस्ट हो गया था, 2500 वॉज द कॉस्ट एंड 250 वॉज द टैक्स।
जब फाइनल प्रोडक्शन हुआ, जो प्रोडक्शन का मेरा कॉस्ट था, फिर मैंने जब मेरा फैक्ट्री से बाहर निकाला तो मैंने 500 रुपीज़ का मेरा मार्जिन ऐड किया और 3000 रुपये में वो प्रोडक्ट कंपनी से बाहर निकाल दिया। तो मैंने 300 रुपये एक्साइज आ गया मुझे। सी अगेन, मैंने किसी से सर्विस ली, मुझे 50 रुपये टैक्स लग गया। मैंने बाहर से गुड्स लिए, मेरा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, मैंने बाहर से गुड्स लिए, वो गुड्स भी मैन्युफैक्चर होके आए होंगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक्साइज लगा हुआ है, तो टैक्स हो गया 200 रुपये, सॉरी, सो 250 आपका टैक्स हो गया। सो 500 आपने 2500 के ऊपर 500 रुपये आपने आपका लगा दिया मार्जिन। 300 रुपये में आपको माल बेचना है, उसके ऊपर आप 300 रुपये का आपका एक्साइज लग गया। सो व्हाट यू विल डू इज, मॉडवेट आ गया था तब तक, जीएसटी के पहले मॉडवेट था, तो एक्साइज और सर्विस टैक्स दोनों मिला के 250 रुपये का आपको क्रेडिट मिल गया, वो 300 रुपये के सामने एडजस्ट हो गया, आपने 50 रुपये टैक्स भर दिया। बट जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, एक बार फैक्ट्री से माल बाहर निकल गया तो ये जो 300 रुपीज़ का क्रेडिट है ना, ये होलसेलर को नहीं मिलता। तो टोटल कॉस्ट टू होलसेलर कितना है, 3300। फाइनल प्रोडक्शन जब हुआ, 3000 रुपये में जो फैक्ट्री वाले ने था वो होलसेलर को माल बेच दिया। तो अब होलसेलर ने बोला ठीक है, मैंने आपको 3300 रुपये दे दिए, पर ये 300 रुपये का क्रेडिट होलसेलर को नहीं मिलता था। और होलसेलर को ये 300 रुपये का क्रेडिट इसके लिए नहीं मिलता था बिकॉज एक्साइज कब तक लगता है, जब तक कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है। उसके बाद मैन्युफैक्चर एक बार हो गई, उसके बाद जो चीज़ होती है वो सिर्फ ट्रेड होती है। तो ट्रेड जब होती है तब उसके ऊपर वैट लगता था, तो और वैट और एक्साइज एक दूसरे के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकते थे। सो क्या होता था, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, उसने क्या किया, 3300 उसका कॉस्टिंग था, 700 का उसने मार्कअप ऐड किया। तो उसने क्या किया, 400 उसके ऊपर टैक्स लगेगा जब होलसेलर रिटेलर को बेचेगा। सो टैक्स टू बी पेड बाय होलसेलर 400। वाई, बिकॉज होलसेलर के पास तो पुराना कोई क्रेडिट है ही नहीं। क्रेडिट फॉर रिटेलर 400। होलसेलर ने रिटेलर को माल बेच दिया 4400 रुपये में, रिटेलर ने 4400 रुपये होलसेलर को दे दिए। बट जैसे होलसेलर को 300 रुपये का क्रेडिट नहीं मिला था, वाई, बिकॉज इट वॉज एक्साइज। रिटेलर को क्रेडिट मिलेगा बिकॉज इट इज़ वैट, और वैट जब ट्रेडिंग करते हैं उसके सामने मिलता है। फिर क्या हुआ, तो बेसिक कॉस्ट फॉर रिटेलर इज स्टिल 4000, और जो 4000 का ऊपर का जो 400 है उनके पास क्रेडिट अवेलेबल है। अगेन जब रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है, 5000 रुपये में उन्होंने बेचा, मतलब 1000 रुपये अपना मार्कअप लगाया, 1000 रुपीज़ उनका प्रॉफिट लगाया, उन्होंने मार्जिन लगाया, 500 रुपये उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर लिया, और उन्होंने 400 रुपये तो ऑलरेडी भर दिए थे। सो 400 वॉज द क्रेडिट अवेलेबल अंडर वैट। तो उन्होंने क्या किया, मुझे 500 रुपये भरना है, मैंने कस्टमर को माल दे दिया, उसने मेरे को 5500 रुपये दिए, 5000 तो मेरे प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट चले गए। अब 500 रुपये का टैक्स था जो मुझे गवर्नमेंट को देना है, पर मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूँगा कि भाई मैंने 400 रुपये तो ऑलरेडी दे दिए होलसेलर को, तो तुम होलसेलर से ले लेना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, बिकॉज आपको 400 का क्रेडिट अलाउड है, एंड दैट इज़ अलाउड ऑब्वियसली। तो आपने 400 का क्रेडिट ले लिया 500 के अगेंस्ट, तो आपको 100 रुपये भरा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टैक्स टू बी पेड बाय रिटेलर 100 रुपीज़। एंड नाउ बेसिक कॉस्ट फॉर रिटेलर, सो आई एम सॉरी, दिस इज बेसिक कॉस्ट फॉर कंज्यूमर। सो जो एंड कस्टमर है, जो आई जस्ट रेक्टिफाई दिस, सो बेसिक कॉस्ट फॉर कंज्यूमर मतलब जो कस्टमर है, कस्टमर ने कितना पैसा दिया रिटेलर को, 5500 रुपये। अब कस्टमर तो ऑब्वियसली एंड पर्सन है, वो तो आगे कोई बेचने वाला, अगर ऑब्वियसली बेचने वाला हो तो समझो उसने खरीद लिया कोई प्रोडक्ट और उसके बाद उसका बेचने की इच्छा हो गई, तो उसको वैट नंबर लेके वो बेच सकता है। बट वी आर अज्यूमिंग कि उसने नहीं बेचा, उसने खुद के कंजम्पशन के लिए वो कार यूज़ की, तो उसके लिए कॉस्ट कितना हो गया, 5500। उसने 5000 दिया फॉर द प्रोडक्ट, 500 रुपया दिया फॉर द टैक्स, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज उसके पास टिन नंबर नहीं है एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू ट्रेड। नाउ जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, सी यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ टैक्स लिखा है, सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, एक्साइज चला गया, सर्विस टैक्स चला गया, वैट चला गया, सीवीडी चला गया, काफ़ी सारे टैक्सेस चले गए, फिर सिर्फ जीएसटी रहा, और जीएसटी का क्रेडिट जीएसटी के अगेंस्ट तो मिलता ही है। सो जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, समझो सेम मॉडल था, पहले भी सेम मॉडल था, आज भी सेम मॉडल है। मैंने 500 रुपये का प्रोडक्ट लिया, सर्विस लिया, 200 रुपये का प्रोडक्ट लिया, दोनों के ऊपर जीएसटी लग के आया 250।
फाइनल प्रोडक्शन में मैंने 500 मेरा मार्जिन ऐड कर दिया, 300 रुपीज़ उसके ऊपर टैक्स लग गया और 50 रुपीज़ का टैक्स उसके ऊपर पेमेंट हो गया। सो यहाँ पे दिस लाइन इफ़ यू सी, यहाँ तक देर इज़ नो चेंज, बट नाउ हियर द टोटल कॉस्ट टू होलसेलर इज 3000। यहाँ पर कितना था? 3300। वाई? बिकॉज 300 का आपने जो टैक्स भरा है यहाँ पर जीएसटी, 250 आपने परचेज पे भर दिया, 50 रुपये आपने जो डिफरेंशियल अमाउंट था वो भर दिया, तो टोटल आपने 300 रुपीज़ भरा है, तो 300 रुपीज़ का आपको क्रेडिट मिलेगा। तो जब होलसेलर प्रोड्यूसर को 3300 रुपये देता है जीएसटी में, तब उसको ये 300 रुपये का क्रेडिट मिलता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमने क्या किया था, 3300 से 700 रुपये ऐड किया था मार्जिन का, यहाँ पर भी मैं 700 रुपये मार्जिन का ऐड कर देता हूँ, तो मेरा हो गया 3700 और उसके ऊपर 370 हो जाएगा मेरा जीएसटी। अगेन सेम फॉर्मूला में हम नीचे आएंगे, सेम मॉड्यूल पे, वैट का जैसे क्रेडिट वैट के अगेंस्ट मिलता है, जीएसटी का क्रेडिट जीएसटी के अगेंस्ट मिलता है। 370 का मैंने जब होलसेलर जब रिटेलर को सेल कर रहा था, तब उन्होंने क्या किया, 3700 बोला रिटेलर को कि आप मुझे पैसे दे दो अगेंस्ट द प्रोडक्ट, और आप 370 रुपीज़ मुझे टैक्स दे दो। तो रिटेलर ने दे दिया। होलसेलर ने गवर्नमेंट को बोला कि भाई 300 रुपये तो मैंने ऑलरेडी प्रोड्यूसर को दे दिए, तो आप उनसे ले लो, मैं आपको 70 रुपीज़ दे दूंगा जो मैंने ऊपर से रिटेलर से पैसा लिया। तो उन्होंने टैक्स टू बी पेड बाय होलसेलर इज 70, क्रेडिट फॉर द रिटेलर इज 370, बिकॉज ऑब्वियसली जब रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है, तो रिटेलर ने जो होलसेलर को जो ऑलरेडी टैक्स दे दिया है उसका तो वो क्रेडिट लेगा। यहाँ पर मैंने 4000 से 5000 किया था इन दिस एग्जाम्पल, मतलब 1000 रुपये का मैंने मार्जिन ऐड किया था फॉर द रिटेलर। यहाँ पर भी मैंने 1000 रुपये का मार्जिन ऐड कर दिया और 10% टैक्स के हिसाब से मैंने 470 का टैक्स लगा दिया, 370 का क्रेडिट ले लिया, तो 100 रुपीज़ का टैक्स मैंने यहाँ पर भी भर दिया, ऑब्वियसली द डिफरेंशियल लायबिलिटी। सो अगैन दिस इज बेसिक कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर, आई एम सॉरी। तो अगर आप देखते बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी में आप डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पर कस्टमर को कॉस्ट पड़ रहा था 5500 रुपये, यहाँ पर कस्टमर को कॉस्ट पड़ रहा 5170, 5170, विच मीन्स देर इज अ गेन, यू कैन नॉट से गेन, देर इज अ रिडक्शन इन कॉस्टिंग ऑफ 330 रुपीज़। ऑब्वियसली कंज्यूमर के पॉकेट से कम गया तो वो गेन ही हो गया एक टाइप का। 330 रुपीज़ का डिडक्शन है। बेसिकली 330 रुपीज़ का डिडक्शन क्यों हुआ कॉस्ट के अंदर? बिकॉज ये जो 300 रुपये का क्रेडिट यहाँ पर नहीं मिल रहा था, यहाँ पर मिल रहा है, और 300 रुपये का क्रेडिट के ऊपर टैक्स, बिकॉज टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, यहाँ पर टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, तो 300 के ऊपर 10% लगा दो तो अब 330 हो जाता है। तो ये सिचुएशन में बिफोर जीएसटी 300 के ऊपर 10% लग रहा था, तो 330 हमारा ज़्यादा कॉस्ट आ रहा था, बट आफ्टर जीएसटी ये कॉस्ट नहीं आ रहा है। सो आई होप दिस इज सिंपल, यू नो, दिस इज द रीज़न वाई जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सो वील जस्ट डू अ क्विक रिविजन। सबसे पहले क्या था? सिंगल पॉइंट टैक्सेशन। सिंगल पॉइंट टैक्सेशन में गवर्नमेंट किसी से क्रेडिट नहीं लेता था, किसी को क्रेडिट नहीं देता था, वहाँ पर वो दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या था? टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, बिकॉज अगर मैंने माल खरीदा तभी भी टैक्स भरा, माल बेच रहा हूँ तभी भी टैक्स भर रहा हूँ, तो एंड कस्टमर तक जाता है। यहाँ पर तो मैंने आपको 3 ही एग्जाम्पल दिए कि चलो 3 पार्ट में प्रोडक्ट बिक गया, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट होलसेलर के पास आया, होलसेलर से डायरेक्ट रिटेलर, रिटेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर। व्हाट इफ 10 स्टेजेस है, बीच में 10 स्टेज है, तो टैक्स बढ़ते जाता है, टैक्स के ऊपर टैक्स बढ़ते जाता है, तो कॉस्ट बढ़ते जाता है। दैट वाज द सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम वॉज गवर्नमेंट का कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था कि अगर मैंने कहीं से टैक्स लिया है तो क्या मैं भर रहा हूँ, क्या मैंने सही से भरा है, और इफ़ मैंने शॉर्ट भरा है तो क्या ऊपर उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट भरूंगा, नहीं भरूंगा, पेनल्टीज, मैकेनिज्म नहीं था पहले। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम विद सिंगल पॉइंट टैक्सेशन। बाद में गवर्नमेंट ने वो रियलाइज़ किया, दे गॉट वैट। अगेन वैट में देर वॉज अ प्रॉब्लम कि उसकी में एक्साइज और सर्विस टैक्स, सीएसटी, वो सब का क्रेडिट नहीं मिलता था। सो देन दे गॉट मॉड वैट। मॉड वैट में क्या होता था? एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज के अगेंस्ट मिलता था। दे गॉट सर्विस टैक्स, जिसमें सर्विस टैक्स का क्रेडिट सर्विस टैक्स के अगेंस्ट मिलता था। एंड देन दे गॉट सेन वैट, जिसमें सर्विस टैक्स और एक्साइज एक दूसरे के सामने एडजस्ट हो सकता था। आपको सर्विस टैक्स 1000 रुपये भरना आ रहा है, आपने एक्साइज 100 रुपये भरा हुआ है तो भी एडजस्ट होता था, आपने एक्साइज 1000 रुपये भरा है और सर्विस टैक्स 100 रुपये भरना है तो भी एडजस्ट होता था। बट सारे ये जो हमने एक्सप्लेन किए जीएसटी के पहले जितने भी टैक्सेस थे, उसका सबसे मेन ड्रॉबैक क्या था कि जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जो सर्विसेज के एक्सपेंसेस लग रहे हैं और जो ट्रेडिंग के टाइम टैक्सेस लग रहे हैं, वो तीनों भी एक दूसरे के सामने एडजस्ट नहीं हो रहे थे, बिकॉज अलग अलग टैक्स थे।
क्या होता है, एक्साइज जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज़ केंद्र सरकार को जाता है, एंड से वैट है, वैट गोज़ टू स्टेट, दैट इज़ राज्य सरकार। इसके लिए वो दोनों एक दूसरे के सामने सेटल नहीं हो पाते थे। सो दे वांटेड टू कम अप विद अ फाइनल सोल्यूशन कि भाई अदरवाइज़ क्या होता है ना कि इंटर स्टेट जो माल बिक रहा है, जो महाराष्ट्र से गुजरात बिक रहा है, गुजरात से कलकत्ता जा रहा है, कलकत्ता से समझो वेरेवर कर्नाटका जा रहा है, ये डीमोटिवेट करता है लोगों को खरीदने के लिए दूसरे स्टेट से, बिकॉज आपको टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलने वाला था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसका एक लास्ट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जीएसटी। एंड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू गाइस, जीएसटी इज़ नॉट अ बिग थिंग। जीएसटी ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेड है फ्रॉम लाइक एन नंबर ऑफ ईयर्स, काफ़ी टाइम से है, इंडिया में अब आया है। तो जीएसटी उन्होंने लाया, तो जीएसटी का सिर्फ बेसिक यही था कि कोई भी आप टैक्स लगा रहे हो तो उसका क्रेडिट मतलब जो नेक्स्ट लेग है ट्रेडिंग का उसको मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, दो चीज़ होगी। इससे नंबर वन होगा कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। और सेकेंडली अगर आप देखेंगे ना, तो मेरे आगे वाले पर्सन को क्रेडिट कब मिलता है, जब मैं रिटर्न फाइल करूँगा। अगर मैंने किसी को माल बेचा है, उसके ऊपर 100 रुपया टैक्स लगा दिया, अब वो पर्सन को 100 रुपये का क्रेडिट लेना है, तो कब ले सकता है, अगर मैंने रिटर्न फाइल की है तो, अदरवाइज़ वो नहीं ले सकता। तो इससे क्या हो गया ना कि गवर्नमेंट का ट्रैकिंग सिस्टम भी अच्छा हो गया। लेट था, वैट के पीरियड में लेट था काफ़ी, 3-4 साल बाद पता चलता था, पर पता चलता था। तो गवर्नमेंट का एक्चुअली इससे रेवेन्यू बढ़ा। आप लोगों को यही क्वेश्चन होगा कि भाई अगर गवर्नमेंट को टैक्स कम आ रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है, टैक्स कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे बढ़ गया, बिकॉज कलेक्शन बढ़ गया। अब हर आदमी जिससे बाय कर रहा है उसको रिव्यू कर रहा है कि क्या मेरे वेंडर ने पैसा दिया, नहीं दिया, अच्छा अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, तो मुझे भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का एक्चुअली में टैक्स का पोर्शन ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी कम हो गया, बट टैक्स का रेवेन्यू जो कलेक्शन था वो बढ़ गया। एक ही रीज़न से, रिव्यू सिस्टम, जो उनका रिव्यू सिस्टम आया था कि हम रिव्यू करेंगे कि कौन से पर्सन ने टैक्स भरा है, कौन से पर्सन ने नहीं भरा है। दैट वॉज द बेसिक क्राइटेरिया, दैट वॉज द बेसिक थिंकिंग बिहाइंड जीएसटी। इसके लिए जीएसटी लाया। जीएसटी इज़ व्हाट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगता है, दोनों एक दूसरे के सामने एडजस्ट हो सकते हैं, एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली कि आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। एंड नाउ यू नो जीएसटी को इतना टाइम क्यों लगा। सो यू नो जस्ट आई जस्ट सेड कि जीएसटी ऑलमोस्ट काफ़ी सालों से ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑलमोस्ट लाइक मोर देन आई गेस 50 कंट्रीज़ के पास जीएसटी इंडिया से पहले था। क्यों टाइम लग गया इंडिया में, बिकॉज इंडिया में कैसा है, स्टेट्स काफ़ी सारे हैं, यू नीड द लाइक यू नो अ येस फ्रॉम एवरी स्टेट। और इसमें स्टेट्स का काफ़ी लॉस हो रहा था। जब इनिशियल मॉडल जब निकाला था जीएसटी का, स्टेट्स को लॉस हो रहा था। बिकॉज क्यों लॉस हो रहा था, अगर महाराष्ट्र ने कोई माल गुजरात में बेच दिया और वो पूरा टैक्स तो महाराष्ट्र के पास चला गया, और महाराष्ट्र को गुजरात वालों को क्रेडिट भी नहीं देना है। आज मैंने अगर महाराष्ट्र हूँ मैं और कोई गुजरात है, मैंने अगर 100 रुपीज़ का टैक्स ले लिया है, मुझे गुजरात को टैक्स देना ही नहीं है ना वापस। आई डोंट वांट टू गिव द क्रेडिट। तो मेरे पास टैक्स का जो रेवेन्यू था, जो स्टेट का कलेक्शन था, वो बढ़ गया। और जीएसटी जब आया, जीएसटी में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं इंटर स्टेट बेच रहा हूँ, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या इंट्रा स्टेट बेच रहा हूँ स्टेट के अंदर, इंटर स्टेट इज विद इन द स्टेट्स, बिटवीन द स्टेट्स, और इंट्रा स्टेट इज विद इन द स्टेट, तो मुझे तो एक दूसरे को क्रेडिट देना, तो देयर इज नथिंग लाइक अ स्टेट टैक्स। तो काफ़ी टाइम लग गया, एंड देन दे केम अप विद अ मॉडल कि भाई जीएसटी ऐसे चलेगा। अब कैसे चलेगा, दैट आई विल ऑब्वियसली एक्सप्लेन यू। सो दिस वॉज वाई डू वी हैव जीएसटी। आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस जो थे कि जीएसटी क्यों लाया गया, व्हाट इज़ द बेनिफिट, व्हाट इज़ नॉट, यू नो व्हाट वाज द ड्रॉबैक, पहले क्या इशू हो रहा था जो जीएसटी में कर्ब हो गया है। ऑब्वियसली जीएसटी के अपने थोड़े इश्यूज है, बट जो मेजर इश्यूज थे जिससे कॉस्ट बढ़ रहा था, वो सारे इश्यूज गवर्नमेंट ने ट्राई किया है रिड्यूस करने का। सो we'll move on to the next slide. We've already you know I guess we are done with half of our sessions of our day one. So just a second. So we'll start with this. What is GST? So GST is an indirect tax. So people who don't know what indirect taxes and direct taxes, से इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। उसको डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज मैं कमाता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ।
मुझे किसी और को पैसा देना नहीं है कि आप ये पैसा लो और आप टैक्स भर दो गवर्नमेंट को। समझो मेरा इनकम से ईयरली इनकम, माई इनकम इज़ 10 lakhs, मुझे उसके ऊपर 1 लाख रुपीज़ का टैक्स आता है। मैंने 10 lakhs कमाया, मैंने 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को दे दिया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आप गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दे रहे डायरेक्टली। आप बाहर गए, आपने कोलगेट खरीदा, कोलगेट आपने 50 रुपीज़ में खरीदा, उसमें 45 रुपीज़ बेसिक अमाउंट था, 5 रुपया GST था, जो आपको नहीं पता है ऑब्वियसली। आपने सिर्फ उससे प्रोडक्ट लिया। वो पर्सन है जो शॉपकीपर है, वो जो प्रोडक्ट के ऊपर जो GST आपने उनको दिया है वो गवर्नमेंट को दे देंगे। सो दैट इज वाइट इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट टैक्स। यू डोंट पे इट डायरेक्टली। आप डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को नहीं देते कि भाई मैंने कोलगेट खरीदा है, उसके बाद 5 रुपया टैक्स है, ये लो, 5 रुपया ले लो। अब इसका रीजन, लेट इज अंडरस्टैंड द रीजन। ओके, हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। वो हमने समझ लिया। अब हम बिजनेस वाले लोगों से क्यों लेते हैं? बिकॉज द गवर्नमेंट थिंक्स दैट कस्टमर को, जो कंज्यूमर है, उसको मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट है। आज इंडिया में 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। 130 करोड़ के जो लोग हैं, हर दिन अगर 10 परचेस कर रहे हैं, किसी के ऊपर 1 रुपया टैक्स है, किसी के ऊपर 2 रुपया टैक्स है, किसी के ऊपर 10 रुपया टैक्स है, वो पर्सन कैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जाके गवर्नमेंट को देंगे? इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला हम कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को हम लोग टैप नहीं करेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे, हम जो आदमी बिजनेस चला रहा है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर एक बिजनेसमैन है जो 100 लोगों को सर्विस दे रहा है या 100 लोगों को प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वो सबसे टैक्स लेगा प्रोडक्ट्स बेच के और वो गवर्नमेंट को दे देगा। 100 लोग जाके गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं देंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स एंड दैट इज़ वाई इट गवर्नमेंट टेक्स इट फ्रॉम द बिजनेसमैन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वाई दे टेक इट फ्रॉम द बिजनेसमैन, बिकॉज काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंडली, इट इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सो ये जो रीज़न है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये रीज़न सबसे बड़ा रीज़न था जिसके लिए काफ़ी सारे स्टेट्स अग्री नहीं हो रहे थे, GST नहीं, हम नहीं लगाएंगे। आई एक्सप्लेन यू द रीज़न ऑफ वाई इट इज़ कॉल्ड अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इन माई नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो 2 पॉइंट बाद आएगा। इट इज़ अ मल्टी स्टेज टैक्स। मल्टी स्टेज टैक्स मतलब जैसे पहले था, पहले एक्साइज लगता था, फिर सर्विस टैक्स, फिर समझो वैट, फिर CST, वट स्टेजेस में लगता था। ये GST भी स्टेजेस पे ही लगता है। एंड वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब मैंने आपको समझाया, जितनी आप वैल्यू ऐड करोगे, जितना आप मार्जिन डालोगे, सिर्फ उसके ऊपर टैक्स भरना है। क्योंकि पहले के ऊपर तो आपने आपके प्रीवियस ओनर को टैक्स दे ही दिया होगा। आई जस्ट टेक यू, ओके, व्हाट हैपेंड, सॉरी, sorry, just open it one second. Yeah, so we were on page number, yeah. So वैल्यू एडेड टैक्स, बिकॉज ऑब्वियसली देखो ये सिचुएशन में मैंने आपको बताया था पहले से, आपने यहाँ पे 4000 से 5000 कर लिया तो 1000 रुपये बढ़ गए। 1000 रुपये का 10% कितना होता है? 100 रुपीज़। तो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगा। आपने भले ही टोटल 500 रुपये टैक्स लगाया था, पर 400 का आपको क्रेडिट मिला था, तो बेसिकली यू पेड ओनली 100 फ्रॉम योर पॉकेट। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। GST इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट, यू नो, इट इज ऑल्सो वैल्यू एडिड टैक्स। जस्ट इंक्रीज द साइज, या। सो विच आर द टैक्सेस जो पहले लगते थे GST में और अब नहीं लगते? GST के पहले लगते थे और आज नहीं लगते। सो देयर इज AD, एडिशनल एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। ये हो गए CGST। व्हाट इज CGST, व्हाट इज SGST, व्हाट इज IGST, ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू, दैट इज components of taxes that I'll explain. Okay, but taxes subsumed under GST मतलब कौन से टैक्सेस है जो पहले लगते थे और आज सीधा उसके ऊपर GST लगता है? ये सारे टैक्सेस नहीं लगते। पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, पहले सर्विस टैक्स लगता था, पहले अलग अलग टाइप के सरचार्ज और सेस लगता था। जो सेंट्रल था, जो सेंटर है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हमें चार्ज करती थी। पहले वैट लगता था, परचेज टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था, सरचार्ज और सेस लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, जैसे LBT, ऑक्ट्रॉय, ये स्टेट हमें चार्ज करती थी। तो सेंटर के थोड़े टैक्सेस थे, थोड़े स्टेट के टैक्सेस थे। CVD, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी जो लगती थी, CST, SAD, दीज आर ऑल द मेजर टैक्सेस जो पहले लगते थे और आज नहीं लगते। आज उसके बदले सिर्फ एक सिंगल टैक्स लगता है, दैट इज GST। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स, बिकॉज
सब जगह पे आज से जीएसटी लगेगा। काफ़ी सारे और छोटे छोटे टैक्सेस जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स था, एडवर्टाइजिंग टैक्स था, रेडियो टैक्स था, काफ़ी सारे दूसरे टैक्सेस भी थे, वो जब सब्ज्यूम होके एक सिंगल टैक्स हो गया, दैट इज़ जीएसटी। सो नाउ व्हाट, इससे एक और बेनिफिट क्या हुआ, पहले इतने सारे टैक्सेस भी आपको याद रखने पड़ते थे, इतनी सारी रिटर्न्स करनी पड़ती थी, बिकॉज एवरी टैक्स हैड इट्स ओन रिटर्न। एक अलग फॉर्म होता था, उसके लिए अलग कंसल्टेंट्स होते थे, यू हैव टू यू हैव टू लिटरली सर्विस टैक्स किसी और के पास फाइल करवाते थे लोग पहले, वैट किसी और के पास, अगेन वैट स्पेशलिस्ट अलग अलग होते थे, अलग स्टेट का अलग स्पेशलिस्ट होता था, तो यू हैड टू एक्चुअली कोऑर्डिनेट विद अ लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आज की तारीख में सिर्फ एक कंसल्टेंट चाहिए जीएसटी, बिकॉज जीएसटी लॉ हर जगह सेम है। अब देर आर सम आइटम्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, मतलब उसके ऊपर आज भी जो उनके ऊपर पहले टैक्स लगते थे, वैट लगता होगा या जो भी दूसरे टैक्सेस लगते थे, आज भी उनके ऊपर वही टैक्स लग रहे हैं। विच आर दोज टैक्सेस, विच आर दोज आइटम्स? नंबर वन इज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आज भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। रीज़न, आपको अल्कोहल और पेट्रोल आर टू कमोडिटीज़ जिसका कलेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का जो मंथली टैक्स कलेक्शन जो होता है, से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मंथली टैक्स कलेक्शन इज़ 100 रुपीज़ इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। नथिंग लेस देन 40% टू 50% उन लोग को सिर्फ अल्कोहल और पेट्रोलियम से आता है। इसके लिए स्टेट्स रेडी नहीं थे कि आपको जीएसटी लगाना, आप लगाओ, कोई भी चीज़ पे लगाओ, बट अल्कोहल पे नहीं लगा सकते, बिकॉज अल्कोहल से ही हमारा चल रहा है, द स्टेट घर चल रहा है। अल्कोहल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन चीज़। अल्कोहल ऑल्सो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर आज कोई अल्कोहल मेडिसिन या किसी में यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जीएसटी है, बट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो वाइन शॉप्स में मिलता है उसके ऊपर आज भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनके ऊपर जो पहले टैक्सेस लगते थे आज भी वही टैक्सेस लग रहे हैं। एंड आई टोल्ड यू द रीज़न ऑल्सो वाई। सो आपको ये तो याद रह जाएगा कि ये तीन चीज़ पे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है वो भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट वांटेड टू लूज देयर रेवेन्यू। मेजर रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है एंड दे डिडंट वांटेड टू लूज इट, सो दैट वाज द रीज़न। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी मतलब जब जीएसटी आप स्टार्ट करते हो तब काफ़ी आपने सुना होगा, व्हेन यू सी एन इनवॉइस, या आप कहीं शॉपिंग करने चले गए या कोई मॉल में चले गए तो आपने अगर आपका बिल देखा होगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है CGST लिखा हुआ रहता है, या SGST, CGST, SGST, IGST, UTGST। तो क्या होता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, C मतलब सेंट्रल और GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये CGST क्या होता है कि जो टैक्स आपको सेंटर चार्ज करता है। सिमिलरली SGST होता है जो स्टेट का टैक्स है, जो आपको स्टेट चार्ज करता है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में कुछ खरीद रहे हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको चार्ज करेगी, और गुजरात से खरीद रहे हो तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट आपको स्टेट टैक्स चार्ज करेगी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट GST, it is divided into two parts, that is CGST, there is SGST। स्टेट का GST और सेंटर का GST है। अभी कहीं पे स्टेट नहीं होता है, यूनियन टेरिटरी होता है ऑब्वियसली, विदाउट व्हाट यू कॉल इट्स नॉट अ स्टेट। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसके ऊपर यूनियन टेरिटरी टैक्स लगता है, स्टेट टैक्स नहीं लगता है, दैट इज कॉल्ड UTGST, बेसिकली यूनियन टेरिटरी GST। ओके, सो IGST में आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये तीन चीज़ मैंने जो आपको बताई है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, और समझो स्टेट के बदले अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी टैक्स लगेगा। तो अगर एक पानी की बॉटल है, वो 10 रुपीज़ के ऊपर 1 रुपीज़ टैक्स लग रहा है। 100 रुपीज़ की है, कैलकुलेशन है, 100 रुपीज़ की एक बॉटल है, उसके ऊपर 10 रुपीज़ टैक्स लग रहा है। अब वो जो 10 रुपीज़ का टैक्स है, समझो मैंने ऐसे ही रोड पे चलते चलते कहीं से बॉटल ले ली, अब मुझे वो पर्सन ने 110 रुपीज़ चार्ज किया। वो जो सामने वाला पर्सन है वो क्या करता है, जो 10 रुपये का जो टोटल 10 रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ है, वो बोलेगा 5 रुपया मैं दूंगा सेंटर को, 5 रुपया मैं दूंगा स्टेट को। आई होप यू गाइस आर गेटिंग। 100 रुपये जो 100 रुपीज़ के ऊपर 10 रुपीज़ टैक्स लगा है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, हाफ हाफ। उसका 50% जाएगा स्टेट को, 50% जाएगा सेंटर को। सिमिलरली अगर यूनियन टेरिटरी है तो 50% जाएगा सेंटर को, 50% जाएगा यूनियन टेरिटरी को। फोर्थ है IGST। अब IGST कब चार्ज होता है? CGST, SGST कब चार्ज होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप विद इन द स्टेट कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर समझो मैं
महाराष्ट्र से ही, महाराष्ट्र मुंबई से कोई प्रोडक्ट लिया है और मैंने पुणे भेज दिया वो प्रोडक्ट, तो सी जी एस टी एस जी एस टी लगेगा। वाई? बिकॉज वी आर इन द सेम स्टेट, वो ही स्टेट में है हम आज भी, तो सी जी एस टी एस जी एस टी लगेगा। बट समझो मैंने मुंबई में हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैंने वहाँ से एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप मैंने नोएडा भेज दिया, तो ये इंटरस्टेट हो गया। मैं दिल्ली भेज दिया, ये इंटरस्टेट हो गया, तो यहाँ पर लगेगा आई जी एस टी। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो लेट अस टेक द प्रीवियस एग्जाम्पल ओनली। पहले मैंने क्या किया था, 100 रुपये जब टैक्स था, 100 रुपये की बॉटल थी, 10 रुपये टैक्स था, हाफ मैंने सेंटर को दे दिया, हाफ मैंने स्टेट को दे दिया। तो मेरा इन्वॉइस कैसा दिख रहा होगा, 100 रुपीज़ वाटर बॉटल, 5 रुपीज़ सी जी एस टी, 5 रुपीज़ एस जी एस टी, 110 रुपये का बिल मुझे दिया, मैंने उसको 110 रुपये दे दिया। आई जी एस टी जब होता है तब क्या होता है, 100 रुपीज़ की आपकी वाटर बॉटल है और सीधा आई जी एस टी लगेगा, आई जी एस टी ऑफ 10%। नाउ वॉट वी आर थिंकिंग that I have written here that IGST is a tax which is levied by central government. आपके दिमाग में फट करके क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ये पूरा पैसा सेंटर को मिल रहा है तो स्टेट को क्या मिला? स्टेट को तो कुछ भी नहीं मिला, बिकॉज IGST आप इनवॉइस पे चार्ज कर रहे हो, यू आर चार्जिंग IGST एंड यू आर चार्जिंग IGST और आपने पूरा का पूरा पैसा सेंटर को दे दिया, तो स्टेट को तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसा नहीं है, दे हैव मेड अ मैकेनिज्म जहाँ पे स्टेट और सेंटर एक दूसरे के बीच में समझ लेंगे इन अ लेमेन्स लैंग्वेज। अगर आप IGST भी भरते हो तो आपको अगेन आपके लेवल पे हाफ ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद स्टेट को दे देगा वो पैसा। दैट इज़ वाई दिस इज़ कास्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है। यही चीज़ अगर वैट में होती, आप अगर इंटरस्टेट भेज रहे हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, बट GST में ऐसा नहीं है। GST में आप लोकल बेचो, CGST SGST लगेगा, आपको उसका भी क्रेडिट मिलेगा। आप बाहरगाँव भेजो, आप दूसरे स्टेट में भेजो, तो आपको IGST लगेगा, IGST का भी आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा। सो CGST इज टैक्स चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इवन IGST इज टैक्स चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बट जब लोकल बेच रहे हैं तो CGST का जो पोर्शन है, हम सेंटर को सेंटर का पैसा देते हैं, स्टेट को स्टेट का पैसा देते हैं, सबको अपना अपना पैसा मिल जाता है जब हम रिटर्न फाइल करते हैं। बट जब हम माल महाराष्ट्र से दिल्ली भेज रहे हैं तो पूरा का पूरा पैसा सेंटर को जाता है। पहले सेंटर के समझो एक बैंक है, एक बैंक के सेंटर की उसमें चला जाएगा और बैंक उसमें से बोलेगा कि हाँ भाई महाराष्ट्र का 10 रुपये मेरे पास आया है या दिल्ली का 10 रुपये मेरे पास आया है और मैं 5 रुपये दिल्ली को दे दूँगा। गॉट इट? सो I'll just read out for you guys that integrated GST, that GST is levied by, IGST is levied by central government on interstate supply of goods and services. So interstate supply of goods and services जब हो रहा है तब IGST लगेगा, to ensure that the credit chain is not disrupted. Because credit chain disrupt नहीं होगी, credit आज भी मिलेगा। जो पर्सन है, अगर मैंने दिल्ली में माल भेजा तो दिल्ली में जो आदमी खरीद रहा है उसको क्रेडिट मिलेगा और स्टेट को भी स्टेट का पैसा मिल जाएगा। गॉट इट? अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाईज एंड वुड देयरफॉर बी सब्जेक्ट टू IGST। मतलब जब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कुछ, तो आपको कस्टम्स पे जो बेसिक ड्यूटी है वो तो भरनी पड़ती है ऑब्वियसली, उसके ऊपर आपको IGST भी भरना पड़ता है। बट अगेन दिस IGST, ये इसका क्रेडिट आपको मिलेगा जब आप GST का रिटर्न फाइल करोगे। तब आप क्या करोगे कि भाई मैंने कुछ गुड्स खरीदे हैं, इंपोर्ट किए हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने US से कुछ इंपोर्ट किया, चाइना से मैंने इंपोर्ट किया एंड मैंने लोकली सेल कर दिया, तो जो मैंने इंपोर्ट किया है ना उसके ऊपर मैंने IGST भरी है और वो IGST मुझे क्रेडिट मिलेगी। गेटिंग इट? उसका एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया। सो आई होप you guys are sitting with a pen and paper, so just read it out. Obviously I'll be sharing this PPT with you guys. So let us take example number 1. Mr. A sold computer to Mr. B for 10,000. 10,000 में A ने B को दे दिया। A and B have their registration in महाराष्ट्र, दोनों भी महाराष्ट्र से। This is an intra-state supply within the state. स्टेट के अंदर ये एक ही स्टेट में है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से फॉर एग्जाम्पल भाईकला से लालबाग माल जा रहा है या कोलाबा से चर्चगेट माल जा रहा है, बट इट इज़ इन द सेम स्टेट। GST ऑन कंप्यूटर इज 18%। ओके, कंप्यूटर पे 18% GST लगता है, तो स्टेट में ही है। स्टेट में क्या लगेगा? CGST SGST लगेगा। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी, तो UT GST लगेगा नहीं, स्टेट GST लगेगा, SGST।
So GST on computer is 18% and hence CGST and SGST will be charged. मैंने आपको पहले भी बता दिया है, CGST SGST हाफ ऑफ चार्ज होता है। 18% टोटल अगर आपका GST है तो 9% CGST चार्ज होगा, 9% SGST चार्ज होगा। CGST जो है वो सेंटर के पास चला जाएगा, SGST जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास रहेगा। ओके, सिंपल बेसिक क्लैरिटी, मतलब इसमें कुछ कन्फ्यूजन जैसा है ही नहीं है। अब जो सेकंड एग्जाम्पल है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था दैट GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका ये एग्जाम्पल है वाई इट इज़ कॉल्ड अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड वाई अ लॉट ऑफ स्टेट्स वर अगेंस्ट GST नहीं चाहिए था उनको, और उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं चाहिए था। दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज रीजन ऑब्वियसली। ओके, मिस्टर ए सोल्ड अ कंप्यूटर टू मिस्टर बी फॉर 10,000। अब A is from Gujarat and B is from Maharashtra. A is in Gujarat, B is in Maharashtra, and this is obviously an interstate supply, तो वहाँ पे IGST चार्ज होगा। अब क्या होगा मालूम है आपको, IGST तो चार्ज हो गया 1800, IGST 1800 रुपीज़ चार्ज हो गया। नाउ इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टेट का जो पोर्शन है ना टैक्स का, जो स्टेट का पोर्शन है टैक्स का, दैट विल गो टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ए ने गुड्स गुजरात में है, बी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में माल गया है, मतलब कंज्यूम क्या पर हुआ है, माल कंज्यूम हुआ है महाराष्ट्र में, तो ये जो स्टेट का जो पोर्शन था वो महाराष्ट्र को मिलेगा, गुजरात को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप सोचोगे स्टेट क्यों ना बोलेगा, काफ़ी सारे स्टेट्स ना बोलते, गुजरात ना बोलेगा, बिकॉज गुजरात इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, एक प्रोडक्शन स्टेट है। वहाँ पर जनरली माल गुजरात में बन के दूसरे स्टेट्स में जाता है, या कर्नाटका या केरला जैसी जगह पे बन के दूसरे जगह पे जाता है माल। तो उनके लिए रेवेन्यू लॉस था। ओके, बट ऑब्वियसली दे वर कंपेंसेटेड इन वन और दी अदर वे, बिकॉज ऑफ उनके यहाँ पर भी जो माल आ रहा है उसको भी उनको क्रेडिट मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज गोइंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात ऑल्सो, तो गुजरात को वो स्टेट में बेनिफिट मिल रहा है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन मतलब जो प्रोडक्ट है कहाँ से आ रहा है दैट इज इरेलेवेंट, कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, इवेंचुअली जहाँ पर कंज्यूम होगा। से फॉर एग्जाम्पल अभी ये गुजरात से महाराष्ट्र आया, अब महाराष्ट्र वाले ने आगे कर्नाटका भेज दिया, तो वापस वो भी IGST लगाएगा। तो अगेन इन दैट सिचुएशन जो भी उसका मार्जिन के साथ उसने जो भी टैक्स लगाया है उसका जो क्रेडिट है दैट विल बी अगेन पास्ड ऑन टू द कर्नाटका गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर कंज्यूम हो रहा है वो स्टेट को उस टैक्स का बेनिफिट मिलता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ओके, सो आई टोल्ड यू दैट यू नो आई एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म। जो मैंने ऊपर जो CGST SGST IGST अभी आपको समझा दिया कि सेल्स करते हैं तब CGST SGST IGST या UTGST लगता है। अब वो कंज्यूम कैसे होता है, हमने वैट में देखा था कि पहले जो भर दिया उसका क्रेडिट हमको मिल जाता है। सिमिलरली ये एडजस्ट कैसे होता है वो हम समझते हैं। समझो A इज़ फ्रॉम बॉम्बे मुंबई, सोल्ड गुड्स टू B इन मुंबई फॉर 100 रुपीज़, और उसके ऊपर 10% GST है। तो बेस प्राइस है 100 रुपया, उसके ऊपर ए ने 5 रुपया GST लगा दिया, दैट इज़ 10% GST लगना था 10 रुपया। मुंबई से मुंबई ही माल जा रहा है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर है, इट इज़ एन इंट्रा स्टेट, CGST SGST लगेगा एंड 50% लगेगा। तो 10 रुपये में से 5 रुपये CGST लग गया, 5 रुपये SGST लग गया। टोटल B कितना पैसा देगा ए को, 110, और क्रेडिट अलाउड टू B इज़ 10 रुपीज़, सिमिलर टू वैट। ओके, बट अब कैसा क्या होता है, GST लेजर इन बुक्स ऑफ ए ने जब B को माल बेचा तो ए का बुक्स कैसा दिख रहा है, ए के बुक्स में दिख रहा है कि CGST, उनके पास क्रेडिट तो कुछ था नहीं, इनपुट क्रेडिट आई होप अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अब अगर आप प्रोक्योरमेंट करने के टाइम या मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम किसी को पैसा देते हो, टैक्स देते हो, दैट इज कॉल्ड इनपुट क्रेडिट। वी आर एज्यूमिंग दैट A to B इज द फर्स्ट लेग, तो ऑब्वियसली इनपुट क्रेडिट नहीं है, आउटपुट लाइबिलिटी है। CGST और SGST जो मैंने B को चार्ज किया, मैंने B से 110 रुपये ले लिया, अब मैंने बोला 100 रुपये तो मेरे प्रोडक्ट के लिए है और 10 रुपया मुझे गवर्नमेंट ने कहा है टैक्स लेने के लिए, तो मैंने आपसे 10 रुपये टैक्स ले लिया। तो ये 10 रुपये जो मैंने B से टैक्स लिया है अब वो A को भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो व्हाट विल A पे, A विल पे, A के बुक्स में दिख रहा होगा कि मैंने 5 रुपया B से लिया है CGST के अगेंस्ट, 5 रुपया मैंने B से लिया है SGST के अगेंस्ट। सो GST पेएबल बाय A इन कैश, A जब अपनी GST के रिटर्न भरेगा तब वो क्या करेगा,
CGST में 5 रुपये भरेगा, SGST में 5 रुपये भरेगा, उसके नेट बैंकिंग या कैश में के थ्रू बैंक को वो पैसा दे देगा और बैंक वो पैसा गवर्नमेंट को दे देगी। तो गवर्नमेंट के डिपॉजिटरी में वो पैसा आ गया, 5 रुपया CGST, 5 रुपये SGST, 5 रुपया चला गया सेंटर को, 5 रुपया चला गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। अब क्या किया, बी ने जो प्रोडक्ट्स थे वो सी को सेल कर दिया 150 रुपये में। अगेन 10% उसके ऊपर GST लग रहा है। तो द बेस प्राइस इज 150, 150 के ऊपर 10% होता है 15 रुपया। अगेन मुंबई से मुंबई माल जा रहा है, मतलब विद इन महाराष्ट्र है, CGST SGST लगेगा, टोटल टैक्स लगना है 15 रुपया, हाफ लगेगा CGST में, हाफ लगेगा SGST, मतलब 7.5 7.5। ऑब्वियसली जब क्रेडिट जब सी बी को पैसा देगा 165 रुपीज़, तो 150 रुपया उसने प्रोडक्ट के लिए दे दिया। अगेन बी क्या बोलेगा, भाई गवर्नमेंट ने बोला मुझे टैक्स देने के लिए, तो मुझे टैक्स दे दे। तो सी ने बोला ये ले 15 रुपया टैक्स। तो बी की बुक्स में क्या दिखेगा, बी की बुक्स में क्या दिखेगा, मेरे पास इनपुट क्रेडिट है 5 रुपया CGST, 5 रुपया SGST, जो मैंने ए को ऑलरेडी दे दिया। बी क्या बोलेगा गवर्नमेंट को, मैंने सी से 15 रुपीज़ लिया है, बट सर मैंने ए को 10 रुपीज़ दिया भी तो है, तो वो सामने सामने सेट ऑफ हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी ओके। तो बी के बुक्स में क्या होगा, दैट आई पेड CGST, ए को जब मैंने पैसा दिया CGST दिया 5 रुपये, SGST दिया 5 रुपये। जब मैंने सी से पैसा लिया तब मैंने 7.5 रुपीज़ लिया CGST में, 7.5 रुपीज़ लिया SGST में, तो 2.5 रुपीज़, मतलब 7.5 माइनस 5, जो 2.5 रुपया मैंने सी से एक्स्ट्रा लिया है ना, वो मुझे अब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो सिमिलरली जैसे ए ने रिटर्न फाइल की, उसने 5-5 रुपया दे दिया, टोटल गवर्नमेंट को कितना रुपया चला गया, 10। जब बी रिटर्न फाइल करेगा तो बी क्या करेगा, सिर्फ डिफरेंशियल लाइबिलिटी भरेगा, 2.5 रुपया, मतलब 5 रुपया चला गया। गवर्नमेंट को टोटल कितना पैसा मिला, 15 रुपया। 15 रुपीज़ इज़ द अमाउंट विच द गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड। और आप नोटिस करेंगे तो 15 रुपीज़ इज़ द अमाउंट जो सी को क्रेडिट मिलेगा। सो आई होप एवरीबडी इज गेटिंग इट, ओके। सो सिमिलरली टू वैट, नाउ दिस वॉज एन एग्जाम्पल के मुंबई का माल, मुंबई महाराष्ट्र का माल महाराष्ट्र में बिका। नाउ लेट अस अज्यूम के वील गो इंटरस्टेट। सो अगेन ए ने बी को माल बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, यहाँ तक तो हमारा एग्जाम्पल प्रीवियस जैसा ही है। अब सी जो मुंबई में है, उन्होंने डी है जो दिल्ली में है, उनको बेच दिया गुड्स 200 रुपये में। सी ने बी से गुड्स लिया था 150 में, डी को गुड्स बेच दिया उन्होंने 200 रुपीज़ में। अब मुंबई से माल चला गया दिल्ली, अब दिल्ली में प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे IGST। वी विल नॉट चार्ज CGST SGST। तो अब तो सिंगल टैक्स है, हाफ ऑफ तो करना है नहीं, तो पूरा टैक्स एक साथ जाएगा। तो क्या होगा, सी जब डी को माल बेचेगा तो सी क्या बोलेगा कि 200 रुपये का प्रोडक्ट है, आप मुझे 20 रुपये IGST दे दो। 10 पहले अगर बॉम्बे में होता तो 10 रुपये CGST 10 रुपये SGST होता, बट जस्ट बिकॉज ये दिल्ली में है तो 20 रुपये IGST ले लेगा। अब उन्होंने 20 रुपये IGST ले लिया, तो डी को क्रेडिट तो अलाउड है, डी को भी क्रेडिट तो अलाउड है IGST का लेने का, ओके। रिमेंबर वैट में अलाउड नहीं था, GST में अलाउड है, इंटरस्टेट रहेगा तो भी टैक्स का क्रेडिट लेना अलाउड है। तो अब सी की जो बुक्स है, सी की बुक्स कैसी दिखेगी, सी के बुक्स में क्रेडिट पड़ा है CGST SGST में। सी ने क्या बोला, मैंने बी को 7.5 तो दे दिया है, 15 रुपया मैंने टैक्स दिया है ना बी को, तो मैंने बी को 7.5 ऑलरेडी दे दिया है। बट अब मेरा आउटपुट लायबिलिटी तो 20 रुपीज़ IGST में खड़ा है, IGST का अकाउंट है अलग से। IGST मैंने दिल्ली से जब पैसा लिया, मैंने डी से पैसा ले लिया कि मुझे 200 रुपये प्रोडक्ट के अगेंस्ट देते और 20 रुपये देते IGST के अगेंस्ट, टैक्स के अगेंस्ट। तो अब मेरे पास IGST में भरना आ रहा है क्योंकि मैंने डी से ले लिया, अब मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और मेरे पास CGST और SGST में क्रेडिट पड़ा है। बट ये सिचुएशन में गवर्नमेंट ने आपको क्या बोला कि आप पैसा भर दो, जो आपने CGST और SGST का क्रेडिट लिया है ना, आप क्रेडिट ले लो, मतलब 15 रुपये का आप क्रेडिट ले लो 20 रुपये के अगेंस्ट, और जो ऊपर का 5 रुपया है आप भर दो IGST। स्टेट को कितना देना है, सेंटर को कितना रखना है, वो हम डिसाइड कर लेंगे, हमारे बीच में वो मैकेनिज्म है। कस्टमर को या एक एंड कंज्यूमर को वो लाइबिलिटी नहीं दी है गवर्नमेंट ने, उनका प्रेशर कम कर दिया है कि आप पैसा भर दो, हम हमारे बीच में समझ लेंगे आपको क्या करना है। एंड दिस इज़ अ वेरी यू कैन से अ प्रोग्रेसिव डिसीजन कि हमको, इफ़ द गवर्नमेंट themselves can take a decision, why should we put the burden, why should we
वाई शुड द बिजनेसमैन हैव द बर्डन ऑन हिमसेल्फ कि मैं वाई शुड कि मैं स्टेट को इतना पैसा दूँ, सेंटर को नहीं, मैं एक पर्सन को दूंगा, यू गाइज डिसाइड बिटवीन योर सेल्फ. So I hope the components of GST are clear. CGST, SGST, UTGST अगर within the state या within the union territory है. IGST if between the states है, union territory obviously. And again CGST, SGST का क्रेडिट जो है वो IGST के सामने यूटिलाइज हो सकता है. सिमिलरली IGST का क्रेडिट है जो CGST एंड SGST के सामने यूटिलाइज हो सकता है. ओके, सी इसमें भी काफ़ी डिटेल में अगर हम जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे इश्यूज है, बट आई डोंट थिंक सो एट अ बेसिक लेवल दैट इज़ नेसेसरी. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. अदरवाइज देर इज़ अ क्रोनोलॉजी इन विच द अमाउंट इज़ टू बी एडजस्टेड. अगर वो सब मैं करूँ तो काफ़ी टाइम चला जाएगा एंड आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन द अदर थिंग्स. So we'll just go to the next slide. I guess I have only 40 minutes left. Okay, so ठीक है. Now we'll take up another information. We'll discuss something जो अगर कोई पर्सन GST में काम कर रहा है, समझो कि एंड इफ दैट पर्सन हैज़ नॉट व्हाट यू कॉल डन बिजनेस अर्लियर, या फिर उन्होंने पहले बिजनेस किया है बट हैव नॉट what do you say dealt with people who are into import and export, तो उनको शायद ये सारे वर्ड्स नहीं पता हो. So let us discuss about that. So there is something called HSN code and SSE code. So in GST there is a rule कि अगर आप किसी को इनवॉइस बना के दे रहे हो, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको, आप मेरी कार की शोरूम है, आप मेरे पास आए और आपने मेरे पास से कार खरीद ली, तो मैं जब आपको इनवॉइस दूंगा तो उसके ऊपर HSN कोड लिखा हुआ रहेगा एंड विच इज़ मैंडेटरी. ऑब्वियसली वहाँ पे अगेन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिलीफ्स दिए हुए हैं कि किसको किसको नहीं अलाउड है, किसको अलाउड है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट एंड लेट अस डिस्कस इट एज अ कॉन्सेप्ट कि इफ़ यू आर जनरेटिंग एन इनवॉइस आपको HSN कोड लिखना कंपलसरी है. ना व्हाट इज़ एन HSN कोड, ओके, और HSN कोड क्यों लिखूँ मैं, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ राइटिंग एन HSN कोड. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. ओके, सो HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. Okay, बड़े बड़े वर्ड्स है बट इट्स वेरी इजी. सो बिफोर explaining you the names, let us go through the example. Okay, so in English this product which I have kept here, this product is called a pen in English. Okay, in Spain these guys call it stylo and in Hindi we call it kalam. Okay, so same product अलग अलग लैंग्वेज में उसको अलग अलग वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन इंग्लिश वी कॉल इट पेन. तो से फॉर एग्जांपल इंडिया से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएस में. सो हमने यहाँ पे लिख दिया दैट हमने इंडिया से कलम एक्सपोर्ट की है. अब यूएस में जब प्रोडक्ट आया, यूएस ने बोला दैट वी हैव इम्पोर्टेड पेन्स. यूएस ने से स्पेन में एक्सपोर्ट कर दिया. स्पेन वाले बोलेंगे दैट वी हैव रिसीव्ड स्टाइलो. तो जब गवर्नमेंट चेक करती है कि टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड अगर पेन्स कितनी बिकी है और उनको दे वांट टू रिकनसाइल दैट यूएस को कितना बेचा है या स्पेन को कितना बेचा है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर अ पर्सन हु इज़ चेकिंग. अगर आज मुझे चेक करना है तो मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना प्रोडक्ट्स कहाँ दिया है, कहाँ से लिया है, ऑफ अ गिवन पर्टिकुलर आइटम, से पेन है, पेंसिल है, व्हाटएवर, कंप्यूटर, स्टेशनरी. तो ऑब्वियसली सब जगह नाम तो सबका अलग अलग ही होगा, बट इसके लिए गवर्नमेंट ने ये डिफ़िकल्टी को कर्व करने के लिए उसको एक नंबर दे दिया. अब ये जो प्रोडक्ट है इसका नंबर है 9608. तो जब मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो भी वहाँ पर भी 9608 लिखा हुआ है इनवॉइस के ऊपर कि मैंने 9608 का 10,000 पीस यूएस बेचा. सो जो पर्सन चेक कर रहा है उसको ज़रूरी नहीं है जानना कि कलम का क्या मतलब होता है, पेन का क्या मतलब होता है, स्टाइलो का क्या मतलब होता है. वो अपने सॉफ्टवेयर में 9608 जब डालेगा तो उसको आ जाएगा कि भाई फ़ोटो है, पेन को 9608 में, ही विल चेक कि हाँ भाई यही प्रोडक्ट है, ठीक है. सिमिलरली जब यूएस से माल स्पेन जा रहा है तब वो भी 9608 लिख के भेजेगा. तो अब उसके नाम पे वापस आते हैं. सो द नेम इज़ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम रखना. हार्मोनाइज मतलब सेम, एक हार्मनी होनी चाहिए, एक सेम प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए सब लोग. तो अगर आपको कुछ भी ट्रैक करना है तो आप सेम प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए. से फॉर एग्जांपल इफ समबडी कॉल्स मी ए एंड समबडी कॉल्स मी बी, समबडी कॉल्स मी सी, एंड इफ समबडी और कोई थर्ड पार्टी को जानना है दैट हाउ मेनी पीपल कॉल्ड मी, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट.
बिकॉज वो बोलेगा नहीं इसका नाम तो ए है, नहीं इसका नाम तो बी है, इसका नाम तो सी है, नहीं. सो वॉट द गवर्नमेंट ऑफ ऑल द countries coming together did is they gave a particular commodity, a particular number. ओके, सो वो नंबर से वो कमोडिटी जानी जाती है. सो से इन महाराष्ट्र में अगर 9608 है तो कोलकाता में भी 9608 ही लगता है, दिल्ली में भी 9608 ही लगता है, और कर्नाटका में भी 9608 ही लगता है. सो इट बिकम्स वेरी ईजी टू क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र से कितना पेन कर्नाटका गया है, कर्नाटका से कितना पेन कोलकाता गया है, एंड वेदर जब कोलकाता, क्या कोलकाता में भी ही उतने लोगों ने पेन खरीदा है. सो let us understand what is the reason of having an HSN code. चलो आपको मैंने बता तो दिया कि आपको इनवॉइस जब आप जनरेट करोगे तो HSN कोड लिखना है, बट व्हाट इज़ द रीज़न. ओके, बेसिकली ये जो स्मगलिंग होती है या जो ब्लैक मनी जैसे जनरेट होता है, अनरिकॉर्डेड सेल्स जनरेट होता है, उसको कर्ब करने के लिए. कई बार क्या होता है, से महाराष्ट्र बोलता है कि मैंने कर्नाटका को 1000 पेन्स सेल किया है. जब कर्नाटका में आता है, सो जब गवर्नमेंट स्टॉक निकालती है, आई एम जस्ट गिविंग अ माइक्रो एग्जाम्पल, इतना माइक्रो एग्जाम्पल नहीं होता है, काफ़ी बड़ा होता है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जब कर्नाटका गवर्नमेंट अपना जब चेक करती है कि भाई कितना पेन्स बिका है इस मंथ में, कर्नाटका गवर्नमेंट देखती है कि 800 पेन्स बिका है, लोगों ने रिटर्न्स फाइल कर दिया और 800 पेन्स का टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया. 200 पेन्स इसका मतलब स्टॉक में होनी चाहिए, बट देर इज़ नो स्टॉक ऑफ पेन्स. इसका मतलब क्या होगा कि 200 पेन कैश में बिक गई या इसमें बिक गई. इट इज़ अनरिकॉर्डेड सेल्स. इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नंबर लाया है दैट एवरी स्टेट इज़ सपोज टू पुट दिस नंबर. सिमिलरली ऑब्वियसली व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग तभी भी ये आता है. so, इससे ये पता चलता है कि अगर इंडिया बोलता है कि समझो, टेक एन एग्जाम्पल दैट इंडिया डज नॉट हैव अ गोल्ड ऑफ इट्स ओन. ओके, इंडिया के पास खुद का कोई गोल्ड नहीं है, वी आर नॉट माइनिंग गोल्ड. जितना भी गोल्ड है 100% इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम US. ओके, सो इफ तो इंडिया ने रिकॉर्ड किया दैट हमने US से 1000 kgs गोल्ड परचेज किया, तो ऑब्वियसली जो इम्पोर्टर्स है उन्होंने होलसेलर्स को बेचा, बुलियंस वाले को बेचा, बुलियंस वाले ने उनका गोल्ड बनाया, रिटेलर को बेचा. जब सारे रिटेलर्स का डेटा गवर्नमेंट ने चेक किया, तब मालूम पड़ा कि एक्चुअली में इंडिया में 1200 kgs का गोल्ड बिका है. तो इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज़ होता कि भाई आया ही 1000 है तो 1200 बिका कैसे. इसका मतलब 200 ऑब्वियसली हैव कम थ्रू इलीगल रूट्स. टू कर्ब दिस थिंग उन्होंने ये नंबर बनाया है कि ऑब्वियसली टू ट्रैक, एंड इट इज़ नॉट फ्रॉम टुडे, काफ़ी टाइम से, पर पहले सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज़ होता था, और अभी गवर्नमेंट ने एक उसको नॉर्म बना दिया है दैट वाइल जनरेटिंग एन इनवॉइस यू हैव टू राइट एन HSN कोड. द नेक्स्ट थिंग इज़ SSC कोड. सिमिलरली जैसा गुड्स के ऊपर HSN कोड होता है, सर्विस के लिए SSC कोड होता है, दैट इज़ सर्विस अकाउंटिंग कोड. जैसे इफ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर इफ आई एम रेजिंग एन इनवॉइस टू समवन तो मैं SSC कोड लिख के दूंगा, बट मैं अगर कहीं से लैपटॉप खरीद रहा हूँ तो वो मुझे HSN कोड लिख के देगा. बोथ आर द सेम, एक गुड्स के लिए, एक सर्विस के लिए. नेक्स्ट इज ई वे बिल. व्हेन यू डू अ बिजनेस, आप ये वर्ड आपको बहुत सुनाई देगा कि आपको ई वे बिल बनाना है, ई वे बिल बनाना है, ई वे बिल बनाना है. फर्स्ट लेट अस डिस्कस ई वे बिल है क्या, एंड देन वील डिस्कस ई वे बिल क्यों है, व्हाई देयर इज ई वे बिल. क्योंकि ई वे बिल आया ना, तब काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार हमारा स्ट्रेस बढ़ गया, बर्डन बढ़ गया, हमको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे. बट द रीज़न बिहाइंड दिस अगर आप समझेंगे तो इफ़ यू स्टैंड इन गवर्नमेंट शूज़ तो आपको रियलाइज़ होगा कि दिस वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, सो वॉट इज़ ई वे बिल. E-way bill is a short form of electronic way bill. It's a unique document bill which is electronically generated for specific consignment movement of goods for one place to another, either interstate or intrastate. Very difficult, confusing, but very in a simple way. If I tell you कि अगर आपका माल कहीं X प्लेस से Y प्लेस पे जा रहा है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है. सिंपल. सो यू आर जस्ट टेलिंग द गवर्नमेंट दैट से मेरा कोई माल गोडाउन में पड़ा है कलम्बोली में, कलम्बोली से आ रहा है चर्च गेट, या फिर मैंने कोलाबा से कुछ माल पुणे भेज रहा हूँ या दिल्ली भेज रहा हूँ, कहीं पे भी भेज रहा हूँ मैं, तो मैं एक ई वे बिल बनाऊँगा. ई वे बिल इज़ व्हाट, वेयर आई विल पुट द डिटेल्स ऑफ द ट्रेड, दैट द गुड्स आर लीविंग मुंबई फ्रॉम दिस एड्रेस, गोइंग टू दिल्ली at this address to this person. Simple. That is the basis of e-way bill. Okay,
काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वाई ई वे बिल एंड वॉट इज ई वे बिल. सो वॉट इज ई वे बिल? When your product is going from an X place to Y place, you are supposed to make an e-way bill where you put the details of the trade कि मेरे पास से ये प्रोडक्ट सेल होके थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, मैंने ये रेट लगाया है, और उसके सपोर्टिंग के लिए आपको ऑब्वियसली ये डालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, अपना प्रोडक्ट का HSN कोड. ये मैंने से लेट इज अज्यूम वही पेन 9608 पेन का HSN कोड है. आई एम सेलिंग पेन फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, तो मैंने ई-वे बिल बना दिया. और उसमें क्या लिखूँगा? मुंबई में नीरज जैन से, दिल्ली में RNK के पास प्रोडक्ट्स चले गए. अब RNK के पास प्रोडक्ट्स तो पहुंच गए, पहुंचने वाले हैं, ऑब्वियसली मैं उनको गाड़ी में लोड करूंगा, पर उसके पहले गाड़ी वाला मेरे पास से ई-वे बिल मांगेगा. तो ई-वे बिल में हम क्या लिखेंगे? मैं नीरज से वहाँ जा रहा है, वहाँ पे दिल्ली का एड्रेस डाल दिया हमने, बॉम्बे का एड्रेस डाल दिया, HSN कोड डाल दिया, प्राइस डाल दिया कि मैंने सारी पेन से फॉर एग्जाम्पल 10,000 में बेची है, तो मैंने 10,000 वहाँ पर वैल्यू डाल दी उसकी. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ई-वे बिल. ई-वे बिल में क्या क्या होता है? देयर इज़ पार्ट बी ऑफ ई-वे बिल. उसमें क्या हो रहता है? उसमें आपको डालना है कि आप कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहे हो. से काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर है, फेडेक्स है, UBS है, कोई भी है, आप DHL है, उनसे उनके थ्रू आप भेज रहे हो, तो उनका GST नंबर डालना पड़ेगा कि भाई मैं ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहा हूँ. दैट इज़ अ वन थिंग. सेकेंड इज़ आपको डालना पड़ेगा कि आपके स्टेट से, आप जहाँ पे भी हो करंटली, आपका माल अगर चर्चगेट से कोलाबा जा रहा है, तो आपके जगह से द सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डिस्टेंस कितना है किलोमीटर में. तो ऑब्वियसली आप गूगल करोगे, गूगल पे आपको किलोमीटर्स मिल जाएंगे, तो आपको किलोमीटर डालना है. नाउ लेट अस कम टू अंडरस्टैंडिंग व्हाई डू वी हैव दिस थिंग. क्यों है ये? काफ़ी लोग पूछते हैं कि नीरज भाई ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, या द वे इवन इफ आई एम सेंडिंग थ्रू अ टेम्पो और कहीं पे भी जा रहा है, बट इनवॉइस तो है मेरे पास, मैं ट्रांसपोर्टर का चिट्ठी भी है, बिल्टी भी है, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे ई-वे बिल क्यों बनाना है? एंड अगेन ई-वे बिल इज ओनली जनरेटेड ऑनलाइन. तो काफ़ी ऐसे लोग थे, यार मुझे कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ई-वे बिल मैं कैसे बनाऊंगा? सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डू वी हैव ई-वे बिल. बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा काम हो गया, आपका काम और बढ़ गया है. बट अगर आप सोचे ना, तो ई-वे बिल इज़ अ वेरी गुड थिंग. बिकॉज पहले क्या होता था, समझो कि आपने बॉम्बे से दिल्ली आपको माल भेजना है, आपने ट्रांसपोर्टर को बोल दिया. अब वो ट्रांसपोर्टर को आपने बोल दिया, वो 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, काफ़ी पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक, ओके, वे बैक, उनका जब तक गाड़ी लोड नहीं होता तब तक माल नहीं जाता था. समझो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कभी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से जो गैप था वो बहुत बढ़ जाता था. एंड ट्रैकिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट. ओके, सो गवर्नमेंट को यही पता नहीं चलता था काफ़ी बार के माल अगर बॉम्बे से महाराष्ट्र से दिल्ली भी गया है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कुछ भी पता ही नहीं चलता. देयर वाज नो ट्रैकिंग. काफ़ी लोग फेक ट्रांसपोर्ट के बिल जनरेट करते थे. यू माइट बी नोइंग, ओके, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. देयर वर फेक ट्रांसपोर्टेशन बिल्स, फेक पब्लिक. बहुत सारे लोग क्या करते थे, एक बुक छपा देते थे जिसके ऊपर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का नाम डाल दिया XYZ, और उसके ऊपर बिल फाड़ते थे. उसको कबूतर बिल बोलते थे. और कबूतर, इट वॉज जस्ट फॉर द रेफरेंस, ओके, बट जेन्युइनली ट्रेड कुछ और ही होता था, ट्रेड कोई और ही पीरियड में होता था. सो वो चीज़ को गवर्नमेंट ने कर्व करने के लिए, टू कीप अ ट्रैक, गवर्नमेंट ने लाया ई-वे बिल, दैट इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, आपको ई-वे बिल बनाना है. नाउ अगेन, ई-वे बिल इज टू बी मेड ओनली इफ you are selling your products are traveling from one place to another on an electronic motor vehicle. मोटर व्हीकल मतलब अगर आपका टेम्पो में एक माल चढ़ रहा है तो आपको ई-वे बिल बनाना है. अगर आपका टेम्पो में माल नहीं चढ़ रहा है, से आपका हाथ गाड़ी में माल गया, या आप हाथ में लेके चले गए, बैग पे लेके चले गए, तो आपको ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर आपका मोटरेबल व्हीकल है तो ही आपको ई-वे बिल बनाना है. अगेन देयर आर अदर लिमिट्स, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू टेक्निकलिटी. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड द बेसिस of why e-way bill was introduced and when is a person required to generate a e-way bill. So why was e-way bill introduced? E-way bill was introduced so that एक जगह से दूसरे जगह अगर माल जा रहा है तो उसका ट्रैकिंग हो सके, क्योंकि इसके पहले कबूतर बिल बनता था. अगेन, ई-वे बिल को आप कैंसिल नहीं कर सकते. अगर आपने एक बार ई-वे बिल बना दिया, आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं. पार्डन माय सर, आप उसको एडिट नहीं कर सकते. आपने अगर एक बार ई-वे बिल बना दिया तो इट शुड आइदर बी राइट, और अगर आपको समझो गलती से कुछ मिस्टेक भी कर लिया आपने, तो आपको उसको सीधा कैंसिल करना पड़ेगा, आपको नया ई-वे बिल चलना पड़ेगा.
सो अगेन इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को अगर आप बोलते हैं कि समझो कि मैंने 10,000 के बदले गलती से 1 लाख रुपया लिख दिया, अब वो कैंसिल तो होगा नहीं ऑब्वियसली, एडिट तो होगा नहीं, तो आई हैव टू कैंसिल इट। सो क्या होता है कि गवर्नमेंट से वो डेटा में से निकल जाता है कि चलो आपने मिस्टेक की, छोड़ दो। एंड वन मोर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई पर्सनली थिंक इन ई वे बिल इज़ कि ई वे बिल में क्या होता है, जब आप ई वे बिल जनरेट करते हैं तो सामने वाली पार्टी को भी एक मैसेज जाता है कि ये पर्सन ने आपके अगेंस्ट एक ई वे बिल बनाया है, कि आपको ये माल वो भेजा है, तो उनको भी इंटीमेशन आ जाता है कि भाई ठीक है, उन्होंने बना दिया है ई वे बिल, द गुड्स आर ऑलरेडी लोडेड इन द टेम्पो और मेरे पास माल आ रहा है। वन आई गेस आई से component of e-way bill is that the time limit के ई वे बिल कब तक वैलिड है। ऑब्वियसली कि अगर समझो मैं आज अगर एक ई वे बिल बना रहा हूँ और समझो वो 10 दिन बाद माल जा रहा है, तो इफ़ यू थिंक इसका तो कोई वैल्यू नहीं हुआ, बिकॉज इट बिकम सिमिलर टू ट्रांसपोर्टेशन जो पहले था। अगर मैं फेक ई वे बिल भी जनरेट कर दूँ कि भाई मुझे माल यहाँ से वहाँ भेजना है और माल चला गया, ऐसा नहीं है। ई वे बिल का सिस्टम है दैट फॉर ई वे वन सिंगल ई वे बिल इज़ वैलिड ओनली फॉर 24 आवर्स। Okay, there is a way to calculate those 24 hours, but broadly, and one e-way bill is valid for 24 hours for every 100 किलोमीटर। मतलब अगर x जगह से लेके y जगह तक 200 किलोमीटर्स का अगर स्ट्रेच है तो आपको 24 आवर्स नहीं 48 आवर्स मिलेगा। ओके, दिस इज द बेसिस। अगेन आई एम टेलिंग यू एवरी कॉन्सेप्ट विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू, उसके डिटेल में अगर जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करनी बाकी है। But today we are only understanding the basics. Actually, this entire learning program is for basics. That tomorrow if you are walking and somebody asks you कि मुझे e-way bill चाहिए रहेगा, तो you know what is e-way bill. Okay, you might not know what are the limits, how to do it, कौन से website पे जाना है, but you know what is e-way bill. So you know what question to ask and obviously what things you will need for an e-way bill. मैंने आपको बताया कि जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स चाहिए रहेगी, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स चाहिए रहेगी, आपको आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स चाहिए रहेगी। So that's it, and for e-way bill. Okay, so the last concept which I'm going to explain you today is reverse charge mechanism, and then we will end the session. काफ़ी heavy हो रहा है reverse charge. So अगर I'll just go and explain you with one of those examples earlier. See यहाँ पर क्या हो रहा है, if you see in this situation, sorry, A is selling goods to B, B ने A को पैसा दे दिया विद द टैक्स और A ने टैक्स भर दिया। सिमिलरली व्हाट हैपेंड, C ने B को पैसा दिया और B ने टैक्स भर दिया, D ने C को पैसा दिया और C ने टैक्स भर दिया। सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज, कि मैं जिसको माल बेच रहा हूँ मैं टैक्स लगा के बेचूंगा, वो मुझे टैक्स देगा और मैं गवर्नमेंट को दे दूँगा। दिस इज़ फॉरवर्ड चार्ज, मैंने आपको माल बेचा और आपने मुझे टैक्स दिया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इफ़ यू ऑब्वियसली इफ़ यू जस्ट सी द टर्मिनोलॉजी, रिवर्स होना पड़ता है आपको। से फॉर एग्जांपल क्या होता है कि से आई एम एन एडवोकेट, ओके, मैंने आपको कोई सर्विस दे दी, अब मैं आपको एक बिल बना के दूंगा दैट 1 लाख। जनरली क्या होता है, मैं आपको क्या करूँगा 1 लाख प्लस जीएसटी लगा के दूंगा। सो सर्विसेज पे जीएसटी से एग्जांपल 18% है। तो मैं क्या करता, अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में होता तो मैं आपको 1,18,000 का बिल बना के देता, आप मुझे 1,18,000 दे देते, मैं 18,000 गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता और आपको क्रेडिट मिल जाता। बट रिवर्स चार्ज में क्या होता है, मैं आपको 1 लाख का ही बिल दूंगा, आप मुझे 1 लाख दोगे, अब आपको जीएसटी तो लगा नहीं, यू विल हैव टू द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस, जो पर्सन सर्विस रिसीव कर रहा है उसको, जो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था वो खुद जाके भरना है। अगेन इफ़ यू सी द एग्जाम्पल, से मैं एक्चुअली में एक एडवोकेट हूँ, ओके, से आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, मैंने आपको एक 1 लाख का बिल दिया, उसके ऊपर 18,000 चार्ज किया, 9,000 सी जी एस टी, 9,000 एस जी एस टी, आपको मैंने बिल दिया, आपने मुझे पूरा पैसा दे दिया, मैंने गवर्नमेंट को वो 18,000 रुपीज़ दे दिए। बट इफ़ आई एम एन एडवोकेट नाउ, रिवर्स चार्ज के अंदर थोड़े बहुत आइटम्स है, थोड़ी सर्विसेज है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है, सब चीज़ के ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। बट काफ़ी बड़ी लिस्ट है, जैसे एडवोकेट हो गया, टबैको लीव्स हो गई, इस ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने लिस्ट दी है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। बट आई विल एक्सप्लेन यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिवर्स चार्ज। से आई एम एन एडवोकेट,
मैंने आपको 1 लाख का बिल दिया, मैंने उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया, आपने मुझे 1 लाख दिया। अब समझो कि अगर मैं आपको जीएसटी चार्ज करता तो आप मुझे 1,18,000 देते, बट रिवर्स चार्ज में क्या, आप मुझे 1 लाख दो और 18,000 आप मेरे को दो और मैं गवर्नमेंट को दूँ, उससे बेटर ये है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दें। यू विल पे मी 1 लाख, यू विल नॉट पे मी द 18,000, यू विल पे दैट 18,000 डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट और आपको क्रेडिट भी मिलेगा। सो यहाँ पे कोई एडिशनल आउटपुट नहीं है, आपका आउटगो नहीं है। आप मुझे भी 1,18,000 देते और मैं गवर्नमेंट को देता और आपको क्रेडिट मिलता। आप मुझे 1 लाख दो, गवर्नमेंट को 18,000 दे दो और फिर भी आपको क्रेडिट मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर, यू नो। रिवर्स चार्ज ये जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, दैट इज़ फॉरवर्ड चार्ज। बेसिक है, अगर सीए कोई आप सर्विस दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज में आता है वो। मैं आपको मेरे बिल के ऊपर जीएसटी लगा कर दूंगा और आप मुझे वो पैसा दोगे और मैं गवर्नमेंट को दूंगा। रिवर्स चार्ज में कैसा होता है दैट मैं आपको सिर्फ बिल दूंगा और बिल के ऊपर जो टैक्स होगा वो आपको खुद ही कैलकुलेट करना है। यू विल कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑन योर सेल्फ। आप वो पैसा जीएसटी डिपार्टमेंट को दे दोगे कि मैंने नीरज भाई से, एक जो एडवोकेट है उनसे सर्विस ली थी और उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपीज़ चार्ज किया था और उन्होंने मुझसे जीएसटी नहीं लिया 18,000 रुपीज़, तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। तो आपके जेब से पहले भी 1,18,000 ही जाता था, आज भी 1,18,000 ही गया, एंड देन यू कैन टेक दैट 18,000 रुपीज़ क्रेडिट। आई होप दैट्स क्लियर, एंड दैट brings us to the end of our session. We'll just go through it once again, for just so that when we come tomorrow for our day 2, we all are fresh and we know, we remember everything, because ये जो आज मैंने बताया है वही चीज़ को हम कल डिटेल में समझेंगे, एंड वी विल लर्न टुमारो दैट ठीक है, मैंने बता दिया कि जीएसटी चार्ज करना चाहिए। योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी दैट whether I should take a GST registration or no. So tomorrow we'll learn that who is required to take a GST registration. Secondly, we will also learn that what are the services जिसके ऊपर GST लगता है, GST नहीं लगता है, GST का रिफंड कैसे क्लेम करना है. There is something called composition scheme. What is that scheme? We will discuss the law of GST in detail. Today we understood what is GST. जीएसटी के कंपोनेंट्स क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. देयर इज समथिंग कॉल्ड ई-वे बिल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एचएसएन कोड, देयर इज समथिंग कॉल्ड आरसीएम. हमने उनके कॉन्सेप्ट समझ लिए. वी नॉट अंडरस्टूड द लॉ एज येट, बिकॉज लॉ के अंदर काफ़ी सारे व्हाट डू यू कॉल सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं, दैट हाउ डू यू फॉलो देम एंड हाउ डू यू अप्लाई देम. So today we've understood why GST and what is GST, the basic working of GST. Tomorrow we will understand the various concepts of GST in detail. So what did we learn today? How is GST better than the earlier tax regime? Obviously because टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता. काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले टैक्स लगती थी आज वो जीएसटी हो गई है, तो हमको हर चीज़ का क्रेडिट मिलता है. से फॉर एग्जांपल पहले आप थिएटर जाते थे, थिएटर पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था. अब जो थिएटर वाला पर्सन है वो लोगों को वैट दे रहा होगा, वो लोगों को सर्विस टैक्स दे रहा होगा, वो एक्साइज भर रहा होगा कोई बहुत सारी चीज़ पे, और एंटरटेनमेंट टैक्स का वो सब चीज़ के सामने क्रेडिट नहीं मिलता था. और आज क्या हो रहा है, थिएटर भी जीएसटी दे रहा है और बाकी सब पे भी जीएसटी लग रहा है, उनके रेंट पे या उनकी सर्विसेज पे. दे आर गेटिंग द क्रेडिट. सो देर इज़ नो कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स और टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है. There are 3 products which are outside the purview of GST. Which are those 3 products? Alcohol for human consumption, petroleum and electricity. Again, alcohol used for anything other than human consumption, उसके ऊपर लग रहा है. There are the GST has 4 components: CGST, SGST, UTGST. मतलब स्टेट जीएसटी एंड यूटी जीएसटी आर बेसिकली द सेम. स्टेट्स को स्टेट जीएसटी लगता है, यूनियन टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगता है. CGST and IGST are the component of the tax जो सेंटर चार्ज करती है आपको. स्टेट एंड यूटी, स्टेट और यूटी चार्ज करते हैं. एंड so we learned HSN code and SSE code. HSN code is harmonized system of nomenclature. SSE code is service accounting code. Why do we have these codes? Obviously to give a particular kind of service, a harmonized or a particular type of a product, a harmonized name. Obviously एक पर्टिकुलर कमोडिटी को 130 करोड़ लोग एक
वे में नहीं बोलेंगे कि कोई बॉटल बोलेगा, कोई बोतल बोलेगा, whatever, you know. So they will give, we let us, know a product by giving it a number. तो नंबर सब लोग वही बोलने वाले. So that is why to give them a same platform for comparison, उनको एक सिंगल नंबर दिया हुआ है. 9, जैसे हमारे एग्जाम्पल 9608 था फॉर पेन, दैट इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. One more thing we learned was e-way bill. So why is e-way bill required? E-way bill is required because so when is e-way bill required? When you transfer one product to another, from one place to another place. And why it is required? So that the government always knows that a product has left one place and वो दूसरे जगह पे चला गया है. तो इन केस अगर चेक नाके पे वो ट्रक को रोक दिया जाए और उनको बताए, उनको पूछे कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वेयर आर यू गोइंग, सो दैट पर्सन विल जस्ट गिव द ई-वे बिल, और वो बोल देगा सर ई-वे बिल में सब कुछ लिखा हुआ है दैट मैंने यहाँ से माल उठाया है, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ. सो काफ़ी सारी क्रॉस रेफरेंसिंग हो जाती है दैट अच्छा आप कहीं से निकले हो, यहाँ पर आए हो, आपको कितने आवर्स लगे, कितने किलोमीटर्स है, क्यों आपको इतना टाइम लगा, सब कुछ उसके अंदर बता दिया जाएगा एक ई-वे बिल के अंदर. सो द ट्रांसपोर्टर कैन नॉट मेक अ स्टोरी. Basically it is always to be supported, that story is to be supported by a document, and that document is e-way bill. And again the next question is the next concept which we learned is RCM and reverse charge mechanism. तो वो भी मैंने आपको बता दिया. जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो और आप GST चार्ज करोगे, आप बिल के ऊपर लोगों से बिल का पैसा ले लोगे, उसको फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं. ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज है, जैसे GT है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. आप ये आपके एडवोकेट की सर्विसेज, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज टबैको लीव्स. ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर GST रिवर्स चार्ज पे लगता है. इसका मतलब ये है कि जिससे आपने वो सर्विस ली है उसको आप सिर्फ वो सर्विस का पैसा दोगे या आप सिर्फ वो गुड्स का पैसा दोगे, उसके ऊपर आप टैक्स उसको नहीं दोगे. आप उसका जो टैक्स का पैसा है डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे दोगे. दैट इज़ रिवर्स चार्ज. ओके, फाइन. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन. आई जस्ट चेक इफ देर आर एनी queries, but I guess most of the queries are solved one by one in the question. Okay, so that's it. That gets so that's the end of day 1. Tomorrow let us meet at same time, day 2, and we'll take the learning session forward. Thank you. Stay safe, everybody. Stay safe today. Staying safe is more important. Thank you.